हेलो बच्चों। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या जैविक वर्गीकरण वाला चैप्टर शुरू किए थे, जिसमें हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग को बेसिकली पढ़ना है किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी रहता है ये वाला पोर्सन, ज़्यादातर किंगडम फंजाई जो रहती है, इसलिए इस क्लास को बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, तो जैविक वर्गीकरण को देखते हैं हम लोग। जैविक वर्गीकरण में हम लोग बात करने जा रहे हैं आज किसके बारे में? किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में क्या आती है उसके बारे में पहले देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात याद रखना कि यहाँ आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उन लोग होते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकी होते हैं, और यही एक कोशिकी, लेकिन एक कोशिकी तो होते हैं लेकिन इन लोग क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं। मतलब बोला जाए कि प्रोटिस्टा जगत के जो लोग हैं उन लोग यूनिसेलुलर एक कोशिकी है, लेकिन यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स का मतलब बता ही चुके हैं क्या, कि जिसमें कोशिका झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं उसको हम लोग यूकैरियोट्स बोलते हैं। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इसमें आते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। देखो, इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स मतलब एक कोशिकी यूकैरियोट्स को शामिल किया गया है। स्पष्ट रूप से परिभाषित नाभिक और अन्य झिल्लीबद्ध अंगक पाए जाते हैं। मतलब बोला जाए यूकैरियोट्स किसको बोलते हैं हम लोग, कि जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, या वेल डिफाइंड क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, या बोल सकते हैं कोशिका झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? यूकैरियोट्स। ठीक है, कुछ में फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ में सीलिया वगैरह भी प्रेजेंट रहते हैं। इस किंगडम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स में कुछ में फ्लैजिला होंगे, कुछ में सीलिया होंगे, और ये दोनों जो रहते हैं मूवमेंट या गतिशील होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये इसकी वजह से मूवमेंट कर पाते हैं कोई ऑर्गेनिजम्स। मूवमेंट किसकी वजह से हो पाता है? सीलिया एंड फ्लैजिला की वजह से हो पाता है। जैसे हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स के आउटर बाउंड्री में क्या है? सीलिया है, और इसमें क्या है? फ्लैजिला। फ्लैजिला बड़ी रहती है, सीलिया छोटे रहते हैं। सेल बायोलॉजी में हम लोग पढ़े भी रहते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत। और आगे जानते हैं हम लोग प्रोटिस्टा जगत के बारे में। प्रोटिस्टा मुख्यतः जलीय जीव होते हैं। ठीक है, याद रखना कि प्रोटिस्टा में मेनली पूछेंगे, मेनली तो मेनली में याद रखना क्या होते हैं? जलीय जीव है। जलीय जीव जो पानी में रहते हैं, चाहे वो स्वच्छ जल में हो चाहे खारे जल में हो, जल में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोटिस्टा में, है ना। और दूसरा, यह पौधों, जंतुओं और कवकों के बीच का संबंध बताते हैं। मतलब देखो, प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जब प्रोटिस्टा रहती है, इस प्रोटिस्टा से ही एराइज होते हैं कौन कौन? फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी। इसीलिए इसकी बाउंड्री जो रहती है ना, फिक्स्ड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो याद रख सकते हैं प्रोटिस्टा जगत की बाउंड्री 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 क्या नहीं है? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये बात हम लोग जान गए। और एक बात ये भी जानना है कि किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमिलिया ही किंगडम प्रोटिस्टा से अराइज होती है। बात हमें समझना है। ठीक है, देखिए, और ये अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन करते हैं, कोशिका संलयन और युग्मनज निर्माण द्वारा। देखो, इसमें क्या होती है? अलैंगिक का मतलब होता है एक ही जीव जो रहती है अपने समान जीव उत्पन्न कर सकती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? कि अपने समान जीव उत्पन्न करना। तो अपने समान क्या उत्पन्न करना? जीव उत्पन्न करना। उत्पन्न करना, अपने समान जीव उत्पन्न करना होता है। जबकि लैंगिक जनन का मतलब होता है युग्मनज निर्माण। युग्मनज हम जानते ही है, दो अलग अलग युग्मक यदि आपस में मिलते हैं तो युग्मनज, या इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। तो इसमें जो प्रजनन या बोल सकते हैं जनन जो होती है, अलैंगिक जनन द्वारा भी होती है और युग्मनज निर्माण द्वारा होती है। और सेलुलर फ्यूजन मतलब कोशिकीय संलयन निर्माण, कोशिकीय संलयन द्वारा भी होती है क्या? लैंगिक जनन। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्रोटिस्टा में लैंगिक एवं अलैंगिक जनन दोनों पाई जाती है। बात याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा आगे और देखते हैं हम लोग। देखें, प्रोटिस्टा में आती कौन है? तो प्रोटिस्टा को इतने सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 5 और आते हैं इसमें प्रोटिस्टा में। तो सबसे पहला आता है क्राइसोफाइटा, दूसरे में आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट, तीसरे में आते हैं यूग्लिनॉइड्स, चौथे में आते हैं स्लाइम मोड्स, और पांचवे में आते हैं कौन? प्रोटोजोअन्स आते हैं। तो 5 अलग अलग है और इनका डायग्राम भी दिया गया है। क्राइसोफाइटा इन लोग होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स ये है, ये क्या है? यूग्लिनॉइड्स है, ये स्लाइम मोड है, और ये प्रोटोजोअन्स है।
तो डायग्राम को भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ से, जैसे पढ़ेंगे तो पढ़ने के साथ साथ हम डायग्राम को भी यहाँ से देख सकते हैं। तो दोनों तीनों बात जानते हैं हम लोग कि क्या प्रोटिस्टा में कौन कौन लोग आते हैं। तो इसमें 5 बातें हैं, तो 5 पूरे बातों को पढ़ना है हमें। देखें, क्राइसोफाइटा, ठीक है, ताजे पानी और समुद्री वातावरण में पाए जाते हैं। सीधी सी बात है, ताजे पानी मतलब फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। तो फ्रेश वाटर के एग्जांपल कौन कौन होते हैं, जैसे जैसे रिवर वगैरह हो गया, रिवर हो गया, पॉन्ड वगैरह हो गए, या जो झरने वगैरह रहते हैं, वो सब क्या है, मीठे पानी वाले एरियाज होते हैं। जबकि समुद्री वातावरण का मतलब समुद्र होते हैं, मतलब है ना, सागर, महासागर, तो ये सब जगहों में पाए जाते हैं। क्राइसोफाइटा सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे रहेंगे और पानी की धाराओं में निष्क्रिय रूप से तैरते रहते हैं। पानी की धाराओं में निष्क्रिय रूप से तैरने का मतलब इसमें कोई गमनांग वगैरह तो नहीं है, तो पानी की धारा जिधर की ओर जाएंगे उधर की ओर में तैरते रहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है प्लवक, ठीक है। तो प्लवक में भी कौन से, तो पढ़े थे, है ना, हम लोग ये जानते हैं इकोलॉजी में कि एक प्लवक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पहले बात तो जानते हैं, इसको बोलते हैं प्लैंकटन। तो बहुत दिनों से जलीय इन्वायरमेंट में जो खाद्य श्रृंखला होती है वो कैसे शुरू होती है, कहाँ से होती है करके जानते हैं, तो फाइटो प्लैंकटन से शुरू होती है और वो जाती है कहाँ पर, जू प्लैंकटन में, और जू प्लैंकटन से होता हुआ जाएगा कहाँ पर, स्मॉल फिशेस में, और स्मॉल फिशेस से लार्ज फिशेस में। ये एक्वेटिक फूड चेन होती है जिसमें से फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन आते हैं, किसमें, प्रोटिस्टन्स होते हैं। तो याद रखना, इन ये सब क्वेश्चन को पूछने के चांस रहते हैं कि जलीय इन्वायरमेंट या एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जो खाद्य श्रृंखला चलती है ना, उसमें आने वाले जो प्लैंक्टन्स होते हैं वो कौन से संघ के सदस्य होते हैं, कौन से जगत में आते हैं, तो प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। उसमें से भी प्रोटिस्टा में कौन से संघ है, क्राइसोफाइटस में आते हैं, ठीक है। इनमें से अधिकांश प्रकाश संश्लेषक होते हैं। अधिकांश प्रकाश संश्लेषक का मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ज्यादातर लोग है ना, मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली, तो मोस्टली होते हैं क्या, फाइटोप्लैंक्टन्स, जो प्लैंक्टन्स कुछ होते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, इसके एग्जांपल इसमें डाई एटम्स और सुनहरे शैवाल डेस्मिड आते हैं। देखो, गोल्डन एल्गी कौन है, तो गोल्डन एल्गी को अलग से पूछेंगे, गोल्डन एल्गी, तो हमेशा जवाब देना क्या, कि वो क्राइसोफाइटा है, बोलेंगे तो हाँ क्राइसोफाइटा तो है, लेकिन उसमें भी कौन, तो वो डेस्मिड होती है, डेस्मिड, है ना, ये बात याद रखना। डेस्मिड गोल्डन एल्गी है, जबकि डाई एटम जो है ना अलग होते हैं, क्राइसोफाइटा में आते हैं। तो गोल्डन एल्गी डाई एटम्स नहीं होते, गोल्डन एल्गी होती कौन है, सुनहरे सवाल होते कौन है, डेस्मिड होती है। तो बात याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, याद रखना, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ से देख भी सकते हैं डायग्राम में, ये गोल्डन एल्गी है, ये डाई एटम्स है। डायटम ऐसे दिखाई देती है, गोल्डन एल्गी ऐसे दिखाई देती है, क्योंकि एल्गी है। एल्गी मतलब क्या, गोल्डन एल्गी मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं इन्हीं लोग, है ना, तो याद रखना है हमें, ठीक है। इसके आगे और देखें, डायटम्स, इसमें सिलिका युक्त कोशिका भित्ति होती है जो दो पतली एक दूसरे पर चढ़ी हुई परतों पर का निर्माण करती है और साबुन के डिब्बे की तरह आपस में फिट हो जाती है। मतलब देखो, साबुन के डिब्बे देखे होंगे, ये साबुन का डिब्बा है और ऊपर से इसका है ना ऐसे पोल लगा हुआ रहता है, ठीक है, और ये ऐसे ढकते हैं। मतलब ये क्या है, 2D स्ट्रक्चर है। मतलब साबुन का डिब्बा देखे होंगे, ऐसे साबुन अंदर में रहता है, ऐसे उसको ओपन करते हैं तो ये साबुन का डिब्बा की जैसे ही इसके खोल होते हैं, है ना। तो इसमें इसकी कोशिका भित्ति में जो डाई एटम्स होती है ना, उसी की कोशिका भित्ति में सिलिका पाई जाती है, सिलिका। ये जो सिलिकॉन नहीं बोल रहा है ना, सिलिका बोल रहा है। सिलिका युक्त कोशिका भित्ति होती है किसकी, तो किसकी होती है, वो डाई एटम्स की। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, याद रखना। जो पतली दो एक दूसरे पर चढ़ी हुई परतों का निर्माण करती है, जो साबुन के डिब्बे की तरह ही दिखाई देती है, आपस में फिट होती है। डाई एटम महासागरों में प्रमुख उत्पादक होते हैं। तो ये क्या है, तो भाई याद रखना कि डाई, है ना, समुद्र के मुख्य उत्पादक कौन है करके पूछेंगे, तो कौन है, डाई एटम्स होती है, सुनहरे शैवाल, मतलब सुनहरे शैवाल नहीं, ये डाई एटम, सुनहरे शैवाल तो डेस्मिड है। डाई एटम जो होती है वो क्या होती है, मुख्यतः फाइटोप्लैंक्टन है, और इन्हीं लोग ही क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन के बारे में जब भी बोलेंगे प्लैंक्टन, तो सीधा याद रखना डाई एटम होती है इसके एग्जाम्पल, है ना, डाई एटम्स। और डेस्मिड एंड डाई एटम दोनों फाइटोप्लैंक्टन ही है ना, लेकिन हमें ये याद रखना कि डाई एटम जो होती है वही क्या है, महासागरों के प्रमुख उत्पाद होते हैं डाई एटम्स। ये बात हमें जानना है। यहाँ से हम लोग डायग्राम भी देख सकते हैं डाई एटम्स का, सिलिका की बनी हुई कोशिका भित्ति है और साबुन के डिब्बे की जैसे, साबुन रखने वाला जो डिब्बा रहता है ना उसके जैसे दिखाई दे रही है। इंपॉर्टेंट लाइन है।
ठीक है। उसके अलावा और जानते हैं डाइटम्स में, है ना, ये तो हो गया कि है ना, हम दोनों लाइन को पढ़ चुके कि मुख्य उत्पादक होते हैं ये समुद्र के। अरबों वर्षों में अपने प्राकृतिक आवास में डाइएटम द्वारा जमा की गई कोशिका भित्ति को डाइएटमिनस अर्थ कहते हैं। एक बात याद रखना कि डाइएटम जहां पर रहते हैं वहां पर यदि वो मरेंगे, है ना, या वहीं पर जब उसका जमा हो जाएगा, तो जमा होने को उसकी कोशिका भित्ति के अंदर में क्या होती है पता है, सिलिका। और यही सिलिका की वजह से उसकी कोशिका भित्ति क्या हो जाती है, रिजिड हो जाती है, और एक जगह जहां पर रहती वहां पर एक चट्टान रूपी संरचना बनाती, जिसको हम लोग डाइएटमिनस अर्थ बोलते हैं, डाइएटमिनस मृदा बोलते हैं इसी को, है ना, जहां पर डाइएटम मर के दफन हो गई रहती है, और दफन होने के बावजूद भी कठोर चट्टान के रूप में रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिलिका की भित्ति, कोशिका भित्ति है उसमें सिलिका की, इसलिए वो जमा हो गई है, और जमा होने की वजह से ही वो क्या बनाई हुई है, डाइएटमिनस अर्थ। तो इसका उपयोग किया जाता है ना, मानव द्वारा। तो इसका उपयोग क्या चीजों के लिए करते हैं, तो 3 चीजें दिए हैं एनसीईआरटी ने। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे कि डाइएटमिनस अर्थ का उपयोग क्या चीज में नहीं होता, पूछेंगे। तो देखो, सबसे पहला पॉलिश करने में उपयोग होता है, दूसरा तेल रिफाइनिंग में होता है, और तीसरा सिरप के निस्पंदन में। ये तीनों बातें को हमें याद रखना है कि क्या क्या चीजों में होती है इसका उपयोग। तो सबसे पहले पॉलिश करने में उपयोग होता है, मतलब रेत माल के रूप में उपयोग होता है। पॉलिश करेंगे तो रेत माल लगाते हैं, तो पॉलिशिंग के लिए उसका यूज किया जाता है। ऑयल रिफाइनिंग वगैरह में, ऑयल में जो है ना, जो भी जब ऑयल बनता है तो कोई सीड से है ना क्रश करके बनाया जाता है, जैसे सोयाबीन का ऑयल बनता है, तिल का ऑयल बनता है, नारियल का ऑयल बनता है, तो उसमें भी उसको है ना फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है। सिरप वगैरह जो बनाते हैं उसको भी फिल्टर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो डाइएटमिनस अर्थ का उपयोग है 3 चीजों में, पॉलिश करने में, तेल में, और सिरप के निस्पंदन में, 3 चीजों में किया जाता है। बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला है क्राइसोफाइटा। अब दूसरा हम लोग देखते हैं क्या, डाइनोफ्लैगेलेट्स, ठीक है। एक बात याद रखें, यहाँ पर ये जो सिलिका यहाँ पर हम एक पढ़े, इसमें सिलिका युक्त कोशिका भित्ति होती है वाला, तो एक सिलिका की होने की वजह से, अब देखो कोशिका भित्ति वैसे भी पहले रिजिड रहती है, रिजिड, और रिजिड होने के साथ साथ इसमें और क्या हो गई, सिलिका। तो सिलिका इन दोनों की वजह से बहुत ज्यादा कठोर हो जाती है, और इसकी भित्ति जो है ना आसानी से, मतलब इसकी सेल वॉल या कोशिका भित्ति आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होती, आसानी से टूटती नहीं है, टूटती नहीं। ये बात को याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि सेल वॉल जो है रिजिड हो जाती है, किसकी वजह, सिलिका की वजह से, जिसकी वजह से आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना है, ठीक है। अगला देखें, डाइनोफ्लैगेलेट्स में मुख्यतः, है ना, ये वाले देखें, डाइनोफ्लैगेलेट्स में मुख्यतः समुद्री जीव है और प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण इसमें भी होता है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स वाले कैटेगरी में इन लोग भी आते हैं। तो मुख्यतः क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। समुद्री मतलब इन लोग फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते, इन लोग समुद्री जल में ज्यादातर रहते हैं। डाइनोफ्लैगेलेट्स कोशिकाओं में मौजूद मुख्य वर्णकों के आधार पर इनका रंग अलग अलग हो सकता है। देखो, हम पहले भी जानते हैं पिगमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या होती है, कलर आती है। तो यहाँ पर इनका रंग पिगमेंट के अनुसार पीला, हरा, भूरा, नीला या लाल हो सकते हैं, है ना, पिगमेंट के आधार पर। तो पीला, येलो, ग्रीन, है ना, ब्राउन और येलो, ब्लू, ब्राउन और ब्लू, और दूसरा अगला क्या है, रेड। तो ऐसे हो सकते हैं, YGBBR ऐसे याद कर सकते हैं, YGBBR मतलब ब्राउन, रेड और क्या है, येलो और ग्रीन, ऐसे हो सकते हैं इसके कलर। और किसकी वजह से, वर्णकों की वजह से कलर आते हैं। कोशिका भित्ति की बाहरी सतह पर कठोर सेलुलोजिक प्लेट होती है। तो कोशिका भित्ति की सबसे आउटर लेयर में, जैसे क्राइसोफाइटा में क्या था कि उसमें सिलिका की बनी हुई क्या थी, सिलिका की बनी हुई कोशिका भित्ति थी, जबकि इसमें सेलुलोज की बनी हुई प्लेटें होती है। किसमें, सेल वॉल में, मतलब बोल सकते हैं कोशिका भित्ति में होती है। कोशिका भित्ति की कौन सी सतह में, बाहरी सतह में होती है। तो ये बात हमें जानना है। इसका डायग्राम भी हम लोग देख सकते हैं डाइनोफ्लैगेलेट्स का। डाइनोफ्लैगेलेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 फ्लैजला होती है। डाइनो मतलब 2, फ्लैगेलेट्स का मतलब 2 फ्लैजला, ठीक है। इनमें से अधिकांश में 2 फ्लैजला होते हैं, ये वही बात है, और एक अनुदैर्ध्य होती है, और एक दूसरा क्या होते हैं, अनुप्रस्थ रूप से रहते हैं। एक ट्रांसवर्स रहती है, एक लॉन्गिट्यूडिनल रहते हैं, जैसे यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं। ये वाला जो फ्लैजला है, ये वाली फ्लैजला ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स मतलब ऐसे प्रेजेंट होती है, ट्रांसवर्स फ्लैजलम है यहाँ पर।
और दूसरी ये वाली लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजुलम होती है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजुला और ट्रांसवर्स फ्लैजुला दो टाइप के फ्लैजुला होते हैं और जो रूप से भित्ति प्लेटों के बीच की खांच में स्थित होती है। सीधी सी बात है, अंदर से निकले हुए रहेंगे, भित्ति की खांचों से ऐसे निकली हुई रहते हैं डायनोफ्लैगेलेट्स में। लाल डायनोफ्लैगेलेट्स जैसे गोनियोलैक्स, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है गोनियोलैक्स के लिए, जो रेड कलर की दिखाई देती है। वैसे तो अलग अलग कलर के डायनोफ्लैगेलेट्स होते हैं, लेकिन लाल डायनोफ्लैगेलेट्स जैसे कि गोनियोलैक्स की संख्या में तेजी से गुणन होता है, जिससे समुद्र लाल दिखाई देता है। लाल ज्वार या रेड टाइड बोलते हैं, रेड टाइड या रेड टाइड बोलेंगे इसी को, या लाल ज्वार बोलेंगे। तो किसकी वजह दिखाई देगा? तो गोनियोलैक्स की वजह दिखाई देते हैं। गोनियोलैक्स में तेजी से, है ना, मल्टीप्लीकेशन होने का गुण होता है, और तेजी से जब मल्टीप्लाई करते हैं ये, तो क्या करते हैं, पूरा समुद्र लाल लाल कलर का हो जाता है, जिसको हम लोग रेड टाइड बोलते हैं। तो ऐसे दिखाई देती है फिर रेड टाइड या लाल समुद्र हो जाते हैं। और इसकी वजह से ये विषैले पदार्थ क्या करते हैं, छोड़ते हैं, मतलब इन लोग टॉक्सिक मटेरियल रिलीज करते हैं। इसकी वजह से टॉक्सिक मटेरियल जब रिलीज करते हैं तो बताओ, जो एक्वेटिक एनिमल्स है जैसे कि मछली वगैरह हो गया, या समुद्री जो जीव है, उसको क्या कर देंगे, मार देते हैं। तो जहां का समुद्र लाल हो गया रहता है, वहां पर रेड डाइनोफ्लैगेलेट जैसे कि गोनियोलैक्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ गई रहती है, और इसकी वजह से यहाँ पर से क्या निकलते हैं, पॉइजनस मटेरियल निकलते हैं, या बोल सकते हैं टॉक्सिक मटेरियल, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स या मछली जो है मर जाती है। तो याद रखना, गोनियोलैक्स करती है ऐसा काम। तो रेड टाइड का निर्माण किसके द्वारा होता है पूछेंगे, तो गोनियोलैक्स का के द्वारा होता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला है यूग्लिनोइड्स। ठीक है, हम देखें, यूग्लिनोइड्स मुख्यतः स्थिर जल में पाए जाते हैं, पाए जाने वाले मीठे जल के जीव होते हैं। कौन? यूग्लिनोइड्स। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, डाइनोफ्लैगेलेट। तो डाइनोफ्लैगेलेट्स में क्या पढ़े कि ये मुख्यतः समुद्री होते हैं, लेकिन यूग्लिनोइड जो रहते हैं मुख्यतः स्थिर जल या जो ठहरा हुआ जल रहता है ना, जैसे तालाब वगैरह हो गया या कोई लेक वगैरह हो गया, जहाँ का जल वहीं पर रहता है, वैसे जगह में पाए जाते हैं यूग्लिनोइड्स। इनके शरीर पर प्रोटीन से भरपूर एक परत होती है, जिसे पेलिकल कहा जाता है। ये बात याद रखना। इसमें सेल वॉल तो नहीं है, लेकिन सेल वॉल की जगह में प्रोटीन से बनी हुई एक संरचना होती है, प्रोटीन से भरपूर, जिसका नाम है पेलिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है पेलिकल। यह परत शरीर को लचीलापन प्रदान करता है। तो क्वेश्चन बोल सकते हैं, पेलिकल शब्द किससे संबंधित है? तो यूग्लिना से। ठीक है, यूग्लिना से संबंधित है, मतलब इसमें सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल की जगह में तीन स्तर की बनी हुई त्रिस्तरीय पेलिकल्स होती है, तीन स्तर की बनी रहती है, तीन स्तर की बनी पेलिकल होती है, जो किसकी बनी रहती है, प्रोटीन की बनी होती है। और प्रोटीन में लचीलापन वाला गुण होता है, इसी की वजह से लचीले रहते हैं ये। इसमें दो फ्लैजुला होते हैं, एक छोटा रहता है, एक लंबा रहता है। जैसे डाइनोफ्लैगेलेट्स में एक ट्रांसवर्स एक लॉन्गिट्यूडनल था, इसमें भी दो फ्लैजुला ही है, लेकिन एक छोटा फ्लैजुला होती है और एक बड़ा फ्लैजुला होती है। पेलिकल की परत होती है प्रोटीन की, और पेलिकल की परत की वजह से लचीलापन होता है। इसमें याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है पेलिकल वर्ड। पूरे बायो में पेलिकल शब्द यहीं पर ही, है ना, बताया गया है, याद रखना है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में ये अन्य जीवों का शिकार करके विषम कोषी हो जाते हैं। देखो, प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, मतलब ये क्या है, स्वकोषी। प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहे हैं, उस टाइम में विषम कोषी, मतलब लाइट नहीं हो उस टाइम में विषम कोषी की तरह व्यवहार करते हैं। तो हम बोलेंगे इसको पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी है। पादप एवं जंतु के, पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी, पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी होती है कौन? तो यूग्लिनोइड्स। पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी होती है कौन? यूग्लिनोइड्स। क्यों? क्योंकि जब ये सूर्य की प्रकाश रहते हैं उस टाइम में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और सूर्य का प्रकाश यदि नहीं रहता, अनुपस्थित रहते हैं, तो उस टाइम में विषम कोषी जीवों की तरह व्यवहार करते हैं। इसीलिए पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी होते हैं, बात याद रखना है यूग्लिना को। और इनके जो वर्णक होते हैं ना, उच्च पौधों में के वर्णकों के समान होते हैं। जैसे क्लोरोफिल ए है, तो क्लोरोफिल ए जिस जैसा रहती है पौधों में, वैसे इसमें भी पाए जाते हैं। इसके उदाहरण कौन होती है? यूग्लिना। और यूग्लिना में जो चलने वाले स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो फ्लैजुला होती है, और इसी की वजह से यूग्लिना चल सकती है और मोटाइल होती है यूग्लिना। ठीक है,
यूग्लिना इस टाइप की दिखाई देती है। यूग्लिना को हम देख सकते हैं, दो फ्लैजिला इसमें भी पाई जाती है, एक छोटा फ्लैजिला होता है और एक बड़ा फ्लैजिला होते हैं। तो बात हमें याद रखना है, ठीक है, यूग्लिना के लिए। इसके आगे और देखें, अगला है स्लाइम मोड्स। ठीक है, क्या है अगला? स्लाइम मोड्स। तो स्लाइम मोड्स में जानिए कि ये मृतोपजीवी प्रोटिस्टेंस है। मृतोपजीवी मतलब इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन मृतोपजीवी है। तो मतलब मान लो यहाँ पर तो क्या है, तो यहाँ पर डेड एंड डिकेइंग मैटर है, मतलब मृत एवं सड़े गले पदार्थ है। मृत एवं सड़े गले पदार्थ, मृत एवं क्या है यहाँ पर, सड़े गले पदार्थ। इसी के ऊपर में यही स्लाइम मोड जो रहती है, स्लाइम मोड यही उगती है, स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड। ठीक है, अब यहीं पर इन लोग क्या करते हैं, अपना एंजाइम सीक्रेट करते हैं, और एंजाइम सीक्रेट करने की वजह से यहाँ पर से एंजाइम सीक्रेट करेंगे ऐसे, और इसकी वजह से इन लोग यहाँ से इसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, और डाइजेस्ट करने के बाद में यहाँ से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर लेते हैं, पोषण को, और इसी को हम लोग मृतोपजीवी पोषण बोलते हैं। तो याद रखना, शरीर के बाहर ही क्या होता है, डाइजेशन वगैरह सब चीज हो जाते हैं, उसके बाद वो न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर लेते हैं। इनका शरीर सड़ती हुई टहनियों, देखो कहाँ कहाँ पर उगता है ये, तो सड़ती हुई टहनियों, पत्तियों पर रेंगता हुआ कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करता है। मतलब बोला जाए कि सड़ती हुई टहनी या पत्ती वगैरह जो गिर जाते हैं नीचे में, उन सब जगहों में से होता है स्लाइम मोड्स। और देख सकते हैं हम लोग स्लाइम मोड्स इस टाइप के दिखाई देते हैं, स्लाइम मोड्स। तो सड़ती हुई जो टहनी रहती है ना, वहां पर ऐसे उगे हुए रहते हैं, सड़ती हुई टहनी या जो पत्ती वगैरह गिरा रहता है वहां पर उगते हैं। तो याद रखना स्लाइम मोड्स के बारे में। अनुकूल परिस्थितियों में ये प्लाज्मोडियम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अनुकूल परिस्थितियों में प्लाज्मोडियम नामक एक समूह बनाते हैं, यह समूह कई फीट तक लंबी हो सकती है। याद रखना, प्लाज्मोडियम एक संरचना है, प्लाज्मोडियम है ना, ये मलेरिया से संबंधित नहीं है ना, ये प्लाज्मोडियम अलग है ना, ये प्लाज्मोडियम अलग है, ये प्लाज्मोडियम स्लाइम मोड्स का है। तो अनुकूल परिस्थिति जब भी रहती है ना, तो ये क्या बनाती है, प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम बनाती है, और वही प्लाज्मोडियम कई फीट तक लंबे हो सकते हैं। बात याद रखना, एनसीईआरटी ने क्लियरली लाइन लिखा है कि प्लाज्मोडियम फीते नुमा संरचना, फीते की तरफ बहुत लंबे, कई लंबी है ना संरचना बना सकती है। तो प्लाज्मोडियम अनुकूल परिस्थिति में है ना, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल है। अनुकूल का मतलब खाना पीना उसको सही से मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे, एक पट्टी बनाएंगे, पट्टी और लंबी होती जाएगी, लंबी होती जाएगी, कई फीट तक लंबी होती जाती है। ठीक है, क्योंकि तो फल फूल रहा है, अनुकूल परिस्थिति है इसकी। अनुकूल परिस्थिति में प्लाज्मोडियम नामक एक समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और कई फीट तक लंबे हो सकते हैं। ये बात याद रखना है, ठीक है। जबकि इसकी प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उस टाइम में देखना ये क्या करती है। तो प्रतिकूल परिस्थिति में देखो, अनुकूल परिस्थिति में तो प्लाज्मोडियम बनाती है, जबकि प्रतिकूल परिस्थिति जब आती है तो प्लाज्मोडियम विभेदित होकर फ्रूटिंग बॉडीज या बोल सकते हैं फलन काय बनाती है, फ्रूटिंग बॉडीज बनाती है। ये फलन काय जिनके सिरों पर क्या होते हैं, बीजाणु, मतलब हम फलन काय को देख सकते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और इसमें फलन काय फ्रूटिंग बॉडीज दिखाई दे रही है, फ्रूटिंग बॉडीज है, फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज मतलब फलन काय होता है, ये फलन काय, ये फलन काय बनाने का काम किसका रहता है, तो ये रहती है, ये कौन करती है, स्लाइम मोड्स। और कौन सी स्थिति में करती है, तो प्रतिकूल परिस्थिति में करती है। जबकि अनुकूल परिस्थिति में क्या था, तो अनुकूल परिस्थिति में ये था कि वो प्लाज्मोडियम बनाती है जो कई फीट तक लंबे हो सकते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में फ्रूटिंग बॉडीज बना के ऐसे स्पोर लाइक स्ट्रक्चर, स्पोर्स बनाते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, जिनके सिरों पर ये क्या रहते हैं, स्पोर्स होते हैं। तो ये क्या है, स्पोर है, स्पोर का मतलब बीजाणु। ठीक है, तो क्लियरली समझ आना चाहिए। उसके अलावा देखिए, बीजाणुओं में वास्तविक भित्ति होती है, वे अत्यधिक प्रतिरोधी होती है और कई वर्षों तक जीवित रह सकती है। मतलब ये है, देखो कोई भी जीव हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उनकी दो ही स्थिति है, एक होती है प्रतिकूल परिस्थिति और एक होती है अनुकूल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति किसको बोलते हैं, कि जब वो अच्छे से सरवाइव कर सकती है, जब उसको अच्छा खाना पीना मिलता रहता है, या अच्छे से हर चीज मिल रहा है, तो अनुकूल परिस्थिति। लेकिन अच्छे से नहीं मिलेगा कोई भी चीज, तो प्रतिकूल परिस्थिति हो जाती है। तो सबके जीवन में वही कहानी है, क्या कि कभी परिस्थिति अनुकूल रहती है, कभी प्रतिकूल रहती है। तो अनुकूल का मतलब उसके अनुसार रहती है, प्रतिकूल का मतलब उसके विरुद्ध रहेगी। तो जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो यहाँ पर क्या बनती है, स्पोर बनती है, और यही स्पोर में वास्तविक भित्ति होती है जो इसको कई वर्षों तक जिंदा रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब स्लाइम मोड्स जो होते हैं, इन लोग मरते नहीं है,
मरेंगे नहीं, वो बहुत लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो अत्यधिक प्रतिरोधी होती है, जो कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात और है एक बात कि बीजाणु जो रहती है एयर करेंट मैकेनिज्म के द्वारा फैलती है। एयर करेंट याद रखना कि किसमें स्पोर का डिस्पर्सल, या बोल सकते हैं बीजाणु फैलती है, किसके द्वारा फैलती है पूछेंगे तो एयर करंट या वायु धाराओं के साथ में जो फैलती है, इसको पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, कोई और जगह में ऐसा लिखा नहीं रहता, अलग से लिखा रहता है, उन जगह से क्वेश्चन पूछने के चांस बढ़ जाते हैं। तो जीवाणु जो रहती है स्लाइम मोड्स की, वायु धाराओं के द्वारा यानी कि एयर करंट या एयर जब चलती है तो उसी के द्वारा फैल जाती है। क्यों? क्योंकि इस फ्लोटिंग बॉडीज के ऊपर में ऐसे बीजाणु यहाँ पर फले हुए हैं, ऐसे बीजाणु फले हुए हैं। यही बीजाणु यदि हवा चलेगा तो हवा के माध्यम से है ना चले जाएंगे, और जहां पर उसको अनुकूल परिस्थिति मिलेगा वहां पर फिर से जर्मिनेट करने लग जाएंगे। तो ये बात हमें याद रखना है। जैसे कि यहाँ से हम देख भी सकते हैं, ये फ्रूटिंग बॉडीज होती है, इस फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर में स्पोर्स बने हैं। तो स्पोर्स जो बने हैं वो मियोसिस द्वारा बनी हुई रहती है, और हेप्लॉइड स्पोर ऐसे बने हुए रहते हैं। यही हेप्लॉइड स्पोर गैमिड बनाती है, और गैमिड जो होंगे आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, और फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाते हैं, और उससे फिर से क्या बन जाती है, प्लाज्मोडियम। तो इसकी अनुकूल अवस्था में प्लाज्मोडियम बनते हैं, जबकि प्रतिकूल अवस्था में स्पोर बनते हैं। बात हमेशा याद रखना। और हम लोग शुरू में देखे भी थे कि प्रोटेस्टेंट्स में लैंगिक एवं अलैंगिक जनन दोनों होती है। ठीक है। तो ये वाले जो है देखो लैंगिक अवस्थाएं हैं, जाइगोट भी बन रही है, प्लाज्मोडियम बन रहे हैं, और बाकी इसमें फ्रूटिंग बॉडीज वगैरह जो बन रही है यहाँ से Na2N, इसमें मियोसिस हुआ, और मियोसिस होकर ऐसे स्पोर वगैरह बनते हैं। तो लाइफ साइकिल भी है। यहाँ से एयर करंट को भी याद रखना कि स्पोर जो रहती है एयर करंट के माध्यम से है ना डिस्पर्सल होता है, याद रखना स्लाइम मोड्स में। ठीक है। उसके अलावा और देखते हैं प्रोटोजोवंस। ठीक है। प्रोटोजोवंस भी किसमें आती है, प्रोटिस्टा में ही आती है। तो याद रखना ये वे परपोषी होते हैं। परपोषी मतलब प्रीडेटर भी रहते हैं, प्रीडेटर। परपोषी मतलब दूसरे से खाने वाले प्रीडेटर होते हैं। परजीवी, परजीवी मतलब पैरासाइट। तो पैरासाइट भी होते हैं, और दूसरा क्या भी हो सकते हैं, प्रीडेटर भी हो सकते हैं। मतलब ये है कि हम जानते हैं कि परपोषण में एक को पूरा फायदा होता है, एक को पूरा नुकसान होता है। और हम लोग दो चीज देखे थे यहाँ पर, प्लस माइनस होता है इकोलॉजी में। तो पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी जीवित रहते हैं, उसको क्या करते हैं, उसी के ऊपर चिपके रहेंगे, उससे से न्यूट्रिशन थोड़ा थोड़ा लेते रहते हैं। लेकिन प्रीडेटर का मतलब क्या, पूरा पूरा खा लेने वाले लोग को हम लोग प्रेडेटर बोलते हैं। तो इसमें जो रहती है पूरा नुकसान हो जाता है प्रेडेटर वाले में दूसरे का, और एक को पूरा फायदा, एक को पूरा नुकसान। जबकि पैरासाइट में एक को थोड़ा नुकसान और एक को थोड़ा फायदा होता है। ठीक है। तो दो प्रकार से यहाँ पर परपोषण होता है। ये जानवरों के आदिम संबंध, ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है एनसीईआरटी ने कि ये जो एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव होते हैं। मतलब प्रिमिटिव रिलेटिव मतलब जंतु जो है ना, जितने भी जंतु या एनिमल्स वो यहीं से बने हैं प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ पहले थे, और प्रोटोजोआ ही लगातार है ना समय के साथ साथ इवोल्यूशन होकर जंतु बने हैं। तो इस जंतु का प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पुरातन जीव, प्रिमिटिव रिलेटिव कौन है करके पूछेंगे जंतुओं का, तो प्रिमिटिव रिलेटिव या पुरातन संबंधी कौन है पूछेंगे तो प्रोटोजोआ होती है प्रिमिटिव रिलेटिव। ठीक है। और उसी से सब लोग बने हैं, हम लोग देख सकते हैं। ये जो होती है प्रोटोजोवंस, इसके 4 ग्रुप है प्रोटोजोवंस के। कौन कौन से देखते हैं। पहला होता है अमीबा, दूसरा कौन है अमीबोइड प्रोटोजोवंस होते हैं, दूसरा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवंस, तीसरा होते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोवंस, और चौथा होते हैं स्पोरोजोवंस होते हैं। तो हम लोग डायग्राम भी देख सकते हैं, अमीबा, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवंस है ना ये, और सिलिएटेड प्रोटोजोवंस ये है, और ये क्या है स्पोरोजोवंस होती है। तो 4 होती है, इन चारों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखें अमीबोइड प्रोटोजोवंस क्या होती है, ये ताजे पानी में भी रहती है, समुद्री पानी में भी रहती है, नम मिट्टी में भी रहते हैं। तो इनके 3 आवास हैं। एक ताजे पानी फ्रेश वाटर, रिवर वगैरह हो गया, लेक वगैरह हो गया, उसमें समुद्री वाटर मतलब है ना समुद्री जल। उसके अलावा नम मिट्टी, मॉइस्ट मिट्टी, जहां पर मिट्टी नम रहेगी मतलब पानी युक्त मिट्टी जहां पर रहती है वहां पर भी अमीबा प्रेजेंट होते हैं। और यह छद्म पैरों मतलब स्यूडोपोडिया बनाते हैं, है ना। स्यूडोपोडिया द्वारा क्या करते हैं, गमन करते हैं। तो उसको स्यूडोपोडिया याद रखना है ना, की मदद से चलते हैं और शिकार को पकड़ते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा, अमीबा ही इसके एग्जाम्पल है। जिस प्रकार से हमारे सेल के अंदर में डब्ल्यूबीसी करती है स्यूडोपोडिया बना के, डाइपेडेसिस मूवमेंट करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अमीबा। इसीलिए तो हम लोग पढ़े हुए रहते हैं
अमीबोइड मूवमेंट पढ़ते हैं, तो अमीबोइड मूवमेंट हमारे अंदर करती कौन है, डब्ल्यूबीसी मैक्रोफेजेस सेल करते हैं। तो वही वाली बात है यहाँ पर, ये भी क्या करती है अमीबा, स्यूडोपोडिया बनाती है, मतलब आभासी पैर, और आभासी पैर बना के पकड़ लेती है किसको, जो फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स रहते हैं, तो शिकार को पकड़ लेती है, शिकार को पकड़ते हैं। समुद्री जीवों की सतह पर सिलिका के खोल होते हैं। देखो इनके जो समुद्री मेंबर होते हैं ना, सभी में नहीं होते, अमीबा में जिनके जो समुद्री मेंबर है, जो समुद्र में रहते हैं, उनके में सतह पर सिलिका के खोल वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ताकि खारे पानी से उसका बचाव हो सके। और इसमें से कुछ जो रहते हैं परजीवी के रूप में भी होते हैं, उदाहरण के लिए एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका जो रहती है एंट अमीबा, देखो यहाँ देख सकते हैं डायग्राम, एंट अमीबा, इसकी वजह से अतिसार या डायसेंट्री हो जाती है, पीचिस वगैरह होने लग जाते हैं एंट अमीबा की वजह से। तो कुछ परजीवी है, तो एंट अमीबा क्या है, परजीवी। तो पूछेंगे निम्न में से कौन परजीवी का उदाहरण है, पूछेंगे तो एंट अमीबा, और भी बहुत सारे ऑप्शन में देंगे। तो एंट अमीबा को याद रखना, एंट अमीबा क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, ये बात याद रखना है, ठीक है। ये अमीबा का डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इस अमीबा के डायग्राम में यहाँ पर स्यूडोपोडिया बना हुआ दिखाई दे रहा है। स्यूडोपोडिया मतलब ये क्या करती है, अमीबा पहले इस प्रकार के स्ट्रक्चर में रहती है, मतलब ऐसे रहती है ये अमीबा। फिर उसके बाद में ये अमीबा में जैसे कोई फॉरेन बॉडी यहाँ पर जैसे दिख गया ऐसे, है ना, तो ये क्या करेगी, ये इधर की ओर आएगी, है ना, ये ऐसे रहती है इसकी स्ट्रक्चर ये। तो इधर की ओर आएगी, ये डाइपरेसिस करेगी, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा दूर में लेते हैं यहाँ पर, तो ये क्या करेगी, ऐसे करके ये आभासी पैर बनाएगी ऐसे, है ना, और आभासी पैर से होता हुआ ऐसे आएगी, ठीक है, आभासी पैर बनाएंगे, तो ये बन गया क्या, स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया बना देती है, अब इसी हिसाब से फॉरेन बॉडी को एंट्री कर लेती है, तो अंदर में आ जाते हैं, तो ये फूड वेक्टर्स के रूप में अंदर में आ जाती है फॉरेन बॉडी पार्टिकल। तो स्यूडोपोडिया बनाने का काम किसका है, अमीबा का। और इसमें से एक परजीवी को पूछेंगे तो एंट अमीबा होती है, बात हमें जानना है, ठीक है। इसके बाद आगे देखें, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, तो इसमें क्या होती है, स्वतंत्र रूप से रहने वाले या परजीवी होते हैं। देखो इनका दो नेचर है, या तो फ्रीली भी रह सकते हैं, दूसरा या तो परजीवी के रूप में भी रह सकते हैं। जबकि ये वाले एंट अमीबा वाले लोग कैसे होते हैं, परजीवी ही रहते हैं, और इन लोग तो कई जगह पे पाए जाते हैं अमीबा, ठीक है। ये क्या होंगे, स्वतंत्र रूप से प्रेजेंट होंगे, परजीवी रहते हैं। इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, फ्लैजिला मतलब जिसकी वजह से गमनांग, गमनांग बोलते हैं जिसकी वजह से वो चल फिर सकती है। परजीवी रूप इसके, है ना, स्लीपिंग सिकनेस डिसऑर्डर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा पैलिडियम के द्वारा होती है। स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमा का डायग्राम यहाँ पर दिया है, इसका पूरा नाम है ट्रिपैनोसोमा पैलिडियम। ट्रिपैनोसोमा पैलिडियम के द्वारा होती है क्या, स्लीपिंग सिकनेस। इसको अफ्रीकी निद्रालु बीमारी भी बोलते हैं, अफ्रीकी निद्रालु बीमारी, मतलब जिसको ज्यादा सोने की आदत है ना, वो इसी रोग से ग्रसित रहती, स्लीपिंग सिकनेस से। मतलब कोई लोग, है ना, जब प्रॉपर नींद लिए हुए रहते हैं उसके बावजूद भी नींद आते रहती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि अफ्रीकी निद्रालु बीमारी या स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। और इसका जो वाहक होती है ना, वाहक सीसी मक्खी होती है, सीसी मक्खी इसकी क्या होती है, वाहक होती है, इसी के द्वारा फैलती है। कौन, ये जो स्लीपिंग सिकनेस है, मतलब ट्रिपैनोसोमा पैलिडियम उसी के ऊपर बैठ के आएगा और मनुष्य में रोग उत्पन्न करती है। इसको अफ्रीकी निद्रालु बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में पूछता है इसको, स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होता है पूछते हैं, तो ट्रिपैनोसोमा की वजह से होती है, ट्रिपैनोसोमा पैलिडियम की वजह से स्लीपिंग सिकनेस या अफ्रीकी निद्रालु बीमारी भी बोलते हैं, इसे को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में देखें सिलिया युक्त प्रोटोजोवन, तो सिलिया जलीय जीव सिलिया की सहायता से सक्रिय रूप से गति करते हैं। इनमें एक गुहा गलेट होती है जो बाहर की ओर में खुलती है, ठीक है। अब एक बात बताना है कि जिसके बहुत सारे पैर हैं और जिसके कुछ पैर हैं, तो जो बहुत सारे पैर वाले लोग जल्दी तेजी से सक्रिय गति करते हैं और कुछ पैर वाले लोग कम गति कर पाते हैं। तो इन लोग सिलिया जो है बहुत ज्यादा है इसमें, तो बताओ बहुत ज्यादा सक्रिय रूप से गति करते हैं कौन, सिलिया युक्त प्रोटोजोअन्स होती है वो। इसमें एक गुहा या गलेट होती है जो बाहर की ओर खुलती है। सिलिया की गति के कारण, है ना, भोजन सहित जल गलेट में प्रवेश करता है, उदाहरण पैरामीशियम। मतलब देखा जाए कि देखो कहीं पर इसको फूड पार्टिकल्स मिल गया, यहाँ पर ऐसे, तो दौड़ते 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 आएंगे और इसके, है ना, माउथ, मतलब यहाँ पर जैसे पैरामीशियम यहाँ पर ऐसे माउथ टाइप का है, तो उसमें इस माउथ वाली जगह को ही वहां पर ला देते हैं, कहाँ पर, जहाँ पर खाना है, तो माउथ से होता हुआ वो अंदर चला जाता है, तो गलेट, तो गलेट बोलते हैं उसी को।
तो बताओ यहाँ से जल भी जा सकते हैं और भोजन भी जा सकता है, तो भोजन और जल उसी गलेट के माध्यम से एंट्री करता है। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पर गलेट है, इस गलेट के माध्यम से ही एंट्री कर जाता है कौन, फूड वगैरह जो रहते हैं। और सक्रिय गति करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, एग्जाम्पल इसके कौन है, पैरामीशियम। और चूंकि ये चप्पल जैसे दिखाई देती है, या बोल सकते हैं हम स्लीपर जैसे, इसीलिए इसको स्लीपर एनिमल भी बोलते हैं। स्लीपर एनिमल का मतलब सोने वाला, स्लीपिंग नहीं है ना, ये स्लीपर का मतलब जो चप्पल होती है ना, चप्पल नुमा संरचना, चप्पल वाली जीव बोल सकते हैं, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसे ही दिखाई देता है, स्लीपर एनिमल्स। और इसमें गति किसके द्वारा होती है, सीलिया द्वारा गति होती है। और इसमें का जो सीलिया रहते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट मूवमेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मूवमेंट मतलब होता है एक सीलिया दूसरे सीलिया से स्वतंत्र नहीं है, मतलब एक लोग जिधर की ओर गति करेंगे ना, उधर ही सब लोग गति करते हैं। इसी की वजह से बहुत तेजी से चलने वाले ऑर्गेनिज्म है कौन, सक्रिय रूप से गति करने वाले ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम। तो याद रखना, यहाँ से सेशन रीजन वाले क्वेश्चन देंगे कि पैरामीशियम में बहुत ज्यादा सक्रिय रूप से गति होती है, बोलेंगे तो उसका रीजन बताएंगे कि उसमें बहुत सारी फ्लैजिला होती, तो गलत है, उसमें होती बहुत सारे क्या, सीलिया, क्योंकि सीलिया ही ज्यादा होती है, संख्या में ज्यादा रहती है। जबकि हम पढ़े भी है, जहाँ पर सीलिया एवं फ्लैजिला पढ़े रहते हैं ना, वहां पर सीलिया की संख्या को ज्यादा ही पढ़े रहते हैं फ्लैजिला की तुलना में। फ्लैजिला कम होती है, लॉन्ग रहती है, सीलिया छोटी रहती है और संख्या में ज्यादा रहती है। बात हमें जानना है, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स में पैरामीशियम को याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आगे और देखें, स्पोरोजोअन्स, इनके जीवन चक्र में एक संक्रामक बीजाणु जैसी अवस्थाएं आती है। संक्रामक मतलब इन्फेक्शनस स्पोर्स बनते हैं इसके एज, मतलब लाइफ साइकिल में, लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने के लिए संक्रामक जीवाणु जैसी, बीजाणु जैसी अवस्थाएं होती है। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम, देखो ये प्लाज्मोडियम परजीवी है, इसका परजीवी मलेरिया रोग का परजीवी है, मलेरिया रोग का, मलेरिया रोग का नाम है, और ये परजीवी है प्लाज्मोडियम। और यह मलेरिया का कारण बनता है, मलेरिया का नाम सुने होंगे, है ना, मलेरिया, एक होता है लवेरिया, एक होता है मलेरिया। लवेरिया लव की वजह से होता है, मलेरिया जो होती है परजीवी की वजह से होती है, प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से होते हैं मलेरिया। और यही मलेरिया जो रहती है घातक रहती है ना, फीवर आते हैं इसकी वजह से। और मलेरिया के बारे में हम लोग पढ़े रहते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कि 3 टाइप के मलेरिया परजीवी होते हैं। तो कौन कौन से, एक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम द्वारा होने वाला, एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द्वारा होने वाला, और एक होता है प्लाज्मोडियम मलेरियाई द्वारा होने वाला होता है, और एक और होता है प्लाज्मोडियम वोवेल के द्वारा। लेकिन इन तीनों के वजह जो मलेरिया होते हैं, उसमें से फैल्सीफेरम वाला जो होता है ना, ये दुर्दम मलेरिया होता है। मतलब बोला जाए कि इसके द्वारा जो होने वाले मलेरिया रहते हैं, वो ब्रेन को क्या करता है, इफेक्ट कर देता है, और उसकी वजह से ब्रेन कभी कभी डेथ हो जाती है, तो इसकी वजह डेथ भी हो जाती है, तो खतरनाक होती है वो वाली जो होती है फैल्सीफेरम द्वारा। तो तीनों के द्वारा मलेरिया होते हैं और सब स्पोरोजोन्स के अंतर्गत आते हैं, ये बात हमें जानना है। और इसके लिए जो वाहक की बात करते हैं ना, तो वाहक कौन होती है, तो वाहक का नाम तो सब लोग जानते ही होंगे, क्या कि वाहक में, है ना, मादा एनाफिलीज जो मॉस्किटो है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ही क्या होती है, ये फैलती है। ये याद नहीं रखना कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से रोग होती है, याद नहीं रखना, वो वाहक है, वाहक का मतलब ये फैलाती है। तो होता रोग मलेरिया, आज के बाद याद रखेंगे मलेरिया किसकी वजह से होती है, तो मच्छर की वजह से होती है, याद नहीं रखेंगे। मादा एनाफिलीज की मच्छर, मच्छर की वजह से होती है, याद नहीं रखेंगे। होती किसकी वजह से, प्लाज्मोडियम की वजह से। और प्लाज्मोडियम मिक्सचर में है क्या, स्पोरोजोअन्स होते हैं, और उसमें स्पोरोजोअन्स में स्पोरोजोइट्स होते हैं, वही संक्रामक। स्पोरोजोइट्स का मतलब बीजाणु, ये स्पोरोजोइट्स है, स्पोरोजोइट्स। इसी की वजह से इन्फेक्शनस स्टेज हो जाती है, और इसी की वजह से मलेरिया में, है ना, फीवर वगैरह जो रहती है वही आती है। और मलेरिया, है ना, ये जो मलेरिया रहती है किसको प्रभावित करती है, याद रखना, तो आंत को प्रभावित करती है, आंत को प्रभावित, ठीक है, आंत को प्रभावित करती है। उसके अलावा ब्लड सेल, आंत को नहीं, आंत को याद नहीं रखना, ब्लड सेल को प्रभावित करती है, रेड ब्लड को, ब्लड सेल को इन्फेक्ट करती है, इन्फेक्ट करती है, ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं कवक जगत के बारे में। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं किसके बारे में, प्रोटिस्टा जगत के बारे में। अब देखने जा रहे हैं किसके बारे में, कवक जगत के बारे में। तो देखें, कवक जगत में आने वाले जीवों को जानते हैं। तो सबसे पहले ये है कि इसमें आते कौन हैं, तो इसमें आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स,
मतलब बहुकोशिकीय जीव आते हैं, और कौन से वाले आते हैं, यूकेरियोट्स, है ना, क्योंकि 5 जगत वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हम लोग। 5 जगत वर्गीकरण में मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स आते हैं कवक जगत में, तो इसमें विषम कोशी जीवों का एक अनूठा जगत है ये, ठीक है। मतलब इसमें कोई भी जीव ऐसे नहीं मिलेंगे जो स्वपोषी होंगे, सभी के सभी विषम पोषी है, मतलब दूसरे से खाना खाते हैं। और ये सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी मतलब सभी जगह पाए जाते हैं, जल में, थल में, स्थल में, सब जगह पे पाए जाते हैं। और इसके उगने के लिए जो कंडीशन है ना, याद रखना इंपॉर्टेंट है, गर्म एवं आर्द्र स्थानों में उगते हैं। आर्द्र मतलब जहां पर मॉइस्ट एरिया रहता है, नमी रहती है, वहां पर उगते हैं, और गर्म रहना चाहिए। उदाहरण के लिए ब्रेड में जो मोल्ड बनती है, वो ब्रेड जो सड़ जाती है, बहुत दिन तक रखे रहेंगे, ग्रीन ग्रीन हो जाती है ब्रेड। दूसरा ऑरेंज रॉट, मतलब ऑरेंज जो रहती है, ऐसे संतरा जो रहती है उसमें ऐसे रॉट बन जाते हैं, वो भी फंजाई की वजह से होती है। तीसरा, ये रोग नहीं है, ये है मशरूम, इसी को खाते हैं, छत्रक मशरूम है ये, है ना, कवक में छत्रक मशरूम को खाते हैं। उसके अलावा चौथा होता है टोड स्टूल्स भी होते हैं, और ये टॉक्सिक मशरूम होते हैं। इस टाइप के मशरूम यदि दिखाई देंगे तो उसको नहीं खाना चाहिए। खाना किसको चाहिए, इस टाइप के, यानी कि या इसका जो ट्यूब वाला पार्ट रहता है उसको खाना चाहिए, या तो छत्रक मशरूम को खाना चाहिए। उसके अलावा सरसों के पत्ते पर सफेद धब्बे नुमा एक परजीवी के कारण होते हैं, जैसे देखो यहाँ पर देखें, सरसों के जो पत्ते रहते हैं उसमें एक सफेद धब्बे बन जाते हैं। देखो यहाँ पर जो व्हाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीफ सरसों में बनती है, ये सरसों में, याद रखना, सरसों में ऐसे टाइप के दिखाई देने लग जाते हैं उसके पत्तियों में, तो किसकी वजह से होता है, परजीवी कवक के द्वारा होती है, ये बात याद रख लेना है, सरसों के पत्तों में, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सरसों के पत्तों पर सफेद धागे किसकी वजह से होती है, पूछेंगे तो, है ना, ऐसे ऑप्शन देंगे, सहजीवी कवक द्वारा, मृतोपजीवी कवक द्वारा, या परजीवी कवक द्वारा, तो ऐसे ऑप्शन देंगे। तो परजीवी कवक के द्वारा होती है, बात जान लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसके आगे और देखें, कुछ कवक एंटीबायोटिक दवाओं का स्रोत होती है, जैसे पेनिसिलियम नोटेनम के बारे में जानते हैं हम लोग। पेनिसिलियम नाम का जो एंटीबायोटिक्स है वो किसकी वजह किससे निकलती है, तो पेनिसिलियम नोटेनम द्वारा, पेनिसिलियम नोटेनम नाम के क्या, कवक, पेनिसिलियम नोटेनम नाम के कवक द्वारा क्या होती है, ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स को निकाली जाती है। एंटीबायोटिक्स होते हैं कुछ एक कोश की कवक, बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं कवक में, लेकिन कुछ एक कोश की कवक होते हैं, जैसे कि ईस्ट, ईस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, खमीर बोलते हैं, खमीर मतलब ईस्ट, तो एक कोश की, है ना, उसके एग्जाम्पल कौन है करके पूछेंगे तो ईस्ट होती है। एक कोश की कवक का उदाहरण कौन है, ईस्ट। मतलब यहां पर हम पढ़े कि आल आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट एक्सेप्ट ईस्ट। और ईस्ट क्यों, क्योंकि ईस्ट जो होती है क्या होती है, यूनिसेलुलर होती है, बाकी सब लोग मल्टीसेलुलर है, ईस्ट जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, ये बात हमें याद रखना है, ठीक है। इसका उपयोग, एक कुछ की कवक, इसका उपयोग हम जानते हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़े हुए हैं कि सेक्रोमैसिस सेरेवेसी जो होती है बेकर ईस्ट है, उसके द्वारा ब्रेड भी बनाई जाती है, और दूसरा ब्रीवर्स ईस्ट भी बोलते हैं उसी को, तो उसी की वजह से एथेनॉल भी बनती है, बियर भी बनती है। तो ब्रेड और बियर बनाती है कौन, ईस्ट बनाती है। और वहां पर हम लोग नाम भी पढ़े हुए रहते हैं, क्या, सेकेरोमाइसिस, सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी, सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी नाम का जो ईस्ट है वो क्या बनाती है, ब्रेड भी बनाती है और बियर भी बनाती है। अन्य कवकों, पौधों और जानवरों में रोग उत्पन्न करते हैं, उदाहरण के लिए गेहूं में रस्ट पैदा करने वाला पक्सिनिया। सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि गेहूं में रस्ट रोग कौन पैदा करती है वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो पक्सिनिया करती है, ये बात याद रख लेना, गेहूं में पक्सिनिया, अभी अभी आया हुआ क्वेश्चन है ये, पक्सिनिया, ठीक है। गेहूं में कौन से रोग पैदा करती है, पक्सिनिया रोग पैदा करती है, पक्सिनिया इस टाइप की दिखाई देती है, याद रखना, ये रस्ट रोग पैदा करती है गेहूं में। पेनिसिलिन ऐसे दिखाई देते हैं, ईस्ट ऐसे दिखाई देता है, तो देख भी सकते हैं हम लोग, जो पढ़े हैं उसको देख भी सकते हैं, विजुअलाइज भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा और देखें, कवक जगह में और भी बात करें, खमीर को छोड़कर, मतलब ईस्ट को छोड़कर, YAST पहला लाइन एनसीईआरटी यही लिखा है कि ईस्ट को छोड़कर कवक, बाकी कवक लोग क्या करते हैं, तंतुमय होते हैं। तंतुमय का मतलब इन लोग हाइफा बनाते हैं, हाइफा या हाइफी भी बोलते हैं, हाइफी, PHAE, हाइफी,
तंतुमय, किसको छोड़कर? ईस्ट। तो बताओ इसमें क्या एब्सेंट होंगे? हाइफी क्या रहेंगे? एब्सेंट। और इसकी वजह से माइसिलियम भी एब्सेंट रहेगा, माइसिलियम एब्सेंट। चूंकि हाइफा से मिलकर ही क्या बनते हैं? माइसिलियम बनते हैं। तो ईस्ट को छोड़कर बाकी कवकों में क्या होता है? कवक तंतु में होते हैं। इनका शरीर लंबी पतली धागे जैसी संरचनाओं में बना होता है, जिन्हें हाइफा कहते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे धागे नुमा संरचना टाइप का बना हुआ रहेगा इनका बॉडी, है ना। ऐसे कुछ लोग ब्रांचेस वाले रहेंगे, कुछ लोग नहीं भी रहेंगे, तो ब्रांचेस ज्यादातर रहती है। तो देखो यहाँ पर बनी हुई दिखाई दे रही है। तो इसमें जो धागे नुमा संरचना है ना, वो हाइफा है। और बहुत सारा हाइफा मिलकर क्या बनाते हैं? माइसेलियम बनाते हैं। सीधी सी बात है, यदि हम धागे और कपड़े को देखें तो धागा है क्या? तो धागा हाइफी है, जबकि कपड़ा क्या है? माइसेलियम। तो कवक में माइसेलियम जो रहती है वो क्या है? हाइफा से बनने वाली संरचना ही होती है। इसको हिंदी में कवक जाल भी बोलते हैं, कवक जाल। ठीक है। हाइफे के इस जाल को माइसेलियम या कवक जाल बोलते हैं, बता दिया। हाइफा दो प्रकार की होती है। अब हाइफा को देखें कितने टाइप की होती है? दो प्रकार की। एक होती है क्वेनोसाइट हाइफे होते हैं, जिसे बहु केंद्र की कोशिका प्लाज्मा से भरी निरंतर नलिकाएं होती है। सेप्टेड हाइफा, इसमें सेप्टेड या अनुप्रस्थ भित्तियां होती है। कवक की कोशिका भित्ति देखो दो, यहाँ पर देखें स्पष्ट देख सकते हैं, दो हाइफा रहती है। हाइफा दो प्रकार की, एक होती है सेप्टेड और एक होती है सिनोसाइट हाइफी। सिनोसाइट हाइफी मतलब इसको हम लोग एसेप्टेड भी बोलेंगे, एसेप्टेड हाइफी। अब ये क्या है? तो भाई देखो, ये ऐसा है, बात है, ऐसे निकली हुई संरचना है इसकी, ऐसे है ना, यहाँ पर ऐसे निकली हुई है, ये ऐसे बने हुए हैं, है ना। अब देखो इसमें बीच बीच में ऐसे सेप्टम बने हुए हैं, ऐसे सेप्टम बने हुए हैं, ऐसे सेप्टम, और बीच बीच में यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियस है इसके, ऐसे सेप्टम बने हुए हैं। तो ये क्या हो गया? सेप्टेड। सेप्टेड का मतलब सेपरेशन है बीच में, सेलों के बीच में। तो हाइफा जो रहती है ऐसे सेप्टम बने हुए हैं यहाँ पर, और ये सेल वाल तो रहती ही है, हम जानते ही हैं कवक में। न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पर क्या है? सेप्टम बने हुए। सेप्टम का मतलब खंडों खंडों में विभाजित है। जबकि इसमें देखना ऐसे बनी है। अब बताओ, कोई बीच में सेप्टम वगैरह तो है ही नहीं। तो सेप्टम नहीं है तो बताओ इन लोग सिनोसाइट हो जाएंगे, मतलब एक ही नलिका में बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 न्यूक्लियस एक ही साथ में है। इसको सिनोसाइट कंडीशन या एसेप्टेड हाइफी बोलते हैं। तो हाइफा दो प्रकार के, एक पहला हाइफा जिसमें सेप्टम रहेंगे, और इसमें क्या रहेंगे? सेप्टम नहीं रहेंगे। लेकिन बात यह है क्या, कि भाई सेप्टम तो सेप्टम वाली बात तो ठीक है, लेकिन ये तो ठीक है जान गए, लेकिन इन लोग ना क्या है? सेप्टम वाले लोग ब्रांचिंग है इसमें, तो ब्रांच्ड है मतलब शाखित है, और इन लोग भी शाखित है, तो ये भी तो ब्रांच्ड है। तो मतलब सेप्टम जो रहती, मतलब सेप्टेड हो चाहे ए सेप्टेड हो, है ना, दोनों में ब्रांचिंग होगी, लेकिन है ना दोनों में कंडीशन अलग अलग होंगे। इसमें एक खंड में एक ही न्यूक्लियस है, यहाँ से ऐसे खंड बनी हुई, इसमें एक ही न्यूक्लियस, फिर उसके बाद दूसरा खंड है, दूसरे में दूसरा न्यूक्लियस, और सब जगह वैसी बनी हुई है। यहाँ पर सेप्टम है बीच में, सबके बीच में सेप्टम है, और जबकि इसमें सेप्टम नहीं है। ये बात याद रख लेना। इससे हाइफा जो रहती है दो प्रकार की होती है, सेप्टम असेप्टम के बीच में। कोइनोसाइट हाइफी ये बहु केंद्र की, बहुत सारे केंद्रक है, कोशिका प्लाज्मा एक ही जगह में सब भरे हुए मिलेंगे, निरंतर नलिकाएं पाई जाएगी, क्योंकि बीच में कोई सेप्टम नहीं है। जबकि सेप्टेम हाइफा वाले में देखना, इसमें सेप्टेम या तो अनुप्रस्थ भित्तियां पाई जाती है। अनुप्रस्थ भित्ति मतलब ऐसे बीच बीच में खंड होंगे, या तो अनुप्रस्थ भित्ति होगी ऐसे, तभी तो दो सेल अलग अलग दिखाई देंगे यहाँ पर। तो ये बात हमें याद रखनी है, दो टाइप के सेप्टम। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी रहती है? भाई याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, काइटिन की बनी होती है। कई बार पूछा गया है इसको, और कई जगह में हम लोग पढ़े भी हैं काइटिन। और देखो सिर्फ काइटिन की नहीं बनी है, पॉलीसेक्रेट्स भी बनी होती है। एनसीईआरटी वही बात भी लिखा है कि काइटिन और पॉलीसेक्रेट से बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है कवक में। यहाँ से हम देख भी सकते हैं फंगल के सेल वाल को, काइटिन यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके आगे और जानते हैं। अधिकांश कवक मृत जीवी होते हैं। मृत जीवी मतलब चूंकि इनका नेचर तो वैसे भी पैरा से क्या होते हैं? विषम कोशी होते हैं। विषम कोशी का मतलब विषम कोशी में तीन लोग आते हैं, एक होलोजोइक आता है, दूसरा सेप्रोफाइटिक, तीसरा आता है पैरासिटिक। तो इन लोग होते हैं सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स का मतलब मृत एवं सड़े गले पदार्थों पर उगना पसंद करते हैं, मतलब ज्यादातर इन लोग डिकम्पोजर्स होते हैं। तो देखो ये मृत सत्व हो
से घुलनशील कार्बनिक यौगिकों को अवशोषित करते हैं, तो जो मर गए रहते हैं उसी से अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ जो होते हैं कवक है ना, मृतोपजीवी तो नहीं होते सभी, अधिकांशतः मृतोपजीवी ही है, लेकिन कुछ जो बच जाती है वो लोग परजीवी भी होते हैं। कुछ सजीवी के रूप में भी रहते हैं, सहजीवी भी है। देखो इन लोग सब प्रकार से है, मृतोपजीवी भी है मतलब सड़े गले पदार्थों से अपना खाना लेते हैं, परजीवी भी है मतलब जीवित जीवों से अपना खाना लेते हैं, सहजीवी है मतलब दोनों एक साथ जीवन यापन भी करने वाले होते हैं। जैसे कि इन दोनों का एग्जाम्पल को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे उनमें से कौन, एक लाइकेन, और लाइकेन कवक और शैवाल की है ना दोनों से मिलकर बने रहते हैं। प्रकृति में लाइकेन को देखेंगे तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पर अलग अलग दो जीव हैं, एक ही जीव है ऐसा लगेगा, लाइकेन ऐसे दिखाई देती है। तो आज से पहले कभी लाइकेन नहीं देखे होंगे तो ऐसे ही रहती है, देख सकते हैं पेड़ों की टहनियों में उगेंगे या चट्टानों के ऊपर उगे हुए रहते हैं बरसात के दिनों में। और लाइकेन की खास बात ये होती है कि लोग प्रदूषित जगह में नहीं उगते, जहाँ का वायु शुद्ध रहता है वहीं पर उगते हैं, इसीलिए लाइकेन को वायु प्रदूषण के सूचक भी बोलते हैं। इसके बारे में अभी इसी चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे भी लाइकेन के बारे में। ठीक है, दूसरा है माइकोराइजा। तो कवक लोग माइकोराइजा भी बनाते हैं। कैसे? कवक जब उच्च पौधों की जड़ों के साथ में जब मिल जाती है कवक तो माइकोराइजा बनाती है। तो माइकोराइजा ऐसे है। ठीक है, कुछ जो जीनस के मेंबर होते हैं, जीनस, जिसमें से कौन सा, ग्लोमस जीनस के मेंबर माइकोराइजा बनाते हैं। ये बात एनसीईआरटी लिखा है, मेंबर कहाँ पर लिखा है, तो ये लिखा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में। तो ग्लोमस जीनस के मेंबर क्या बनाते हैं, माइकोराइजा बनाते हैं, मतलब कुछ पौधों की जड़ों के साथ में सजीवी संबंध बनाते हैं और वहां से न्यूट्रिशन वगैरह को ऑब्टेन करके किसको देते हैं, प्लांट को देते हैं, पोषण को अवशोषित कर लेते हैं और पौधों को देते हैं जल और खनिज पदार्थों को। तो दोनों बात हमें याद रखना है यहाँ से माइकोराइजा के बारे में, है ना। और ऐसे होती है कवक, देख सकते हैं यहाँ से लाइकेन है, लाइकेन का डायग्राम देख सकते हैं, माइकोराइजा ऐसे है। इसके आगे और देखें, अगला है रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को इसी में प्रॉब्लम होती है रिप्रोडक्शन वाली जगह में, कि फंजाई में जो होने वाले रिप्रोडक्शन होते हैं वो अलग अलग तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन होती है। सबसे पहला वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मतलब होती है कायिक रूप से जो जनन होती है, कायिक जनन बोलते हैं जिसको। दूसरा एसेक्सुअल, मतलब अलैंगिक जनन है, ये अलैंगिक जनन बोलते हैं इसको। और तीसरा क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, तो लैंगिक जनन भी होती है, लैंगिक जनन, तीनों प्रकार के जनन होते हैं। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में स्पोर्स बनते हैं, मतलब बीजाणु बनती है, अलैंगिक बीजाणु, जबकि यहाँ पर सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, मतलब लैंगिक बीजाणु बनते हैं। ये बात, तीनों बात याद रखना और इम्पोर्टेंट है, बहुत समझना है। ठीक है, देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होती है, तीन मेथड है उसके, कौन कौन से, एक फ्रेगमेंटेशन, एक फिजन और दूसरा क्या है, बडिंग। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेगमेंटेशन, खंडों में विभाजित हो जाना, ऐसे टुकड़े टुकड़े करेंगे खंडों में, खंड जो होती है अलग अलग बन जाती है, उसको खंडन बोलते हैं। जितने टुकड़े करेंगे उतना बन जाती है। फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़े करना, तोड़ देना। और जब हम जैसे मान लो फंजाई, इसको तोड़ दिए, ऐसे तोड़ दिए, तो ये जितना भी टुकड़ा बना है ऐसे पूरा टुकड़ा, वो पूरा टुकड़ा क्या बन जाती है, नया फंजाई बना देती है, तो उसे फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। फिजन, फिजन का मतलब जैसे एक कोई कवक है, इसमें से मान लो ये वाला टुकड़ा आधा हो गया, मतलब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ऐसे हो गया, और एक छोटा टुकड़ा। फिजन मतलब खंडन, खंड, विखंड, खंड, ये खंडित हुआ, ये पूरा पूरा फिर से क्या बन जाएगा, कवक बन जाएगी, ये पूरा फिर से बन जाएगा, मतलब जितना टूटा था उतना वापस फिर बन जाता है। नहीं, वापस नहीं बनेगा, यहाँ से जितना टूटा था वह वो टुकड़ा वापस से क्या हो जाएंगे, नए ऑर्गेनिज्म से बना देंगे। तो कुल मिलाकर जनन का मतलब अपने समान जीव उत्पन्न करना होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, या वेजिटेटिव या कायिक जनन में, तो ये जो टुकड़ा होगा नया बना देगा। बडिंग, बडिंग का मतलब जैसे मान लो कोई कवक है जिसके ऊपर में बर्ड जैसे बनेंगे, ऐसे बर्ड, और यही बर्ड अलग हो जाएगा, यही बर्ड अलग होके पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे बडिंग या मुकुलन बोलते हैं। ठीक है, तो तीन प्रकार से जनन करती है, वी एफ एफ बी से याद रख सकते हैं, है ना। उसके अलावा दूसरे देखें, ए सेक्सुअल स्पोर्म में सी एस जेड से याद रखना, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, है ना, याद रख पाना, है ना। सी एस जेड से याद रखना, सी एस जेड में ए आएंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए आर मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सी एस जेड से होता है। सी एस जेड मतलब ओनिडिया द्वारा, स्पोरेंजियोस्पोर द्वारा, और तीसरा जू स्पोर्स द्वारा होते हैं। तो छांटने के लिए आएगा,
कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड कौन सा नहीं है पूछेगा तो CSZ से याद रखना है इसको, CSZ से, ठीक है, CSZ से याद रख लेना है ना, CSZ से याद रखेंगे, कंप्यूटर साइंस है ना, जेड से याद रख लेना, जेब्रा कुछ भी से ऐसा ट्रिक बना के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये तीनों द्वारा था, कोनिडिया द्वारा, स्पोरेंजियोस्पोर द्वारा, जूस्पोर द्वारा। लैंगिक जनन होती है OAB से होती है या ABO से, ABO ब्लड ग्रुप, मल्टीपल ऑर्गन है ना, ABO ब्लड ग्रुप को जानते हैं, ABO, तो ABO होती है मल्टीपल एलील के एग्जांपल होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, तो सेक्सुअल स्पोर जो होती है ना, इसको ABO याद रख लेना। ABO जो होती है ना, ABO मतलब एस्कोस्पोर, बेसिडोस्पोर और ooस्पोर, ये तीनों जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बोल सकते हैं सेक्सुअल स्पोर होते हैं, मतलब लैंगिक बीजाणु होते हैं। कौन कौन, तो कौन कौन होती है, तो ABO, कौन कौन से ABO, एस्कोस्पोर्स, बेसिडोस्पोर्स और ooस्पोर जो होते हैं सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। तो ये बात याद रख लेना। CSZ से याद रख सकते हैं, SCZ से भी, या ZCS या ZSC, कुछ किससे भी याद कर सकते हैं इसको। तो रिप्रोडक्शन के जो तरीके हैं, तो निम्न में से कौन रिप्रोडक्शन के तरीके नहीं है वाला क्वेश्चन ही पहले पूछते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये आएगा ABO से याद रखना, ABOS से याद रख लेना, इसको CSZ से याद रख लेना, इसको VFFB से याद रख लेना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये तीनों जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर वही बताया गया है, कायिक जनन में खंडन विखंडन मुकुलन द्वारा, फ्रेगमेंटेशन टुकड़ों में टूट जाना, देखो टुकड़े में टूटे हैं और दोनों अलग अलग कवक बन गए। फिजन, फिजन द्वारा एक ही सेल जो रहती है दो भाग में डिवाइड हो जाती है, तो फिजन मेथड्स के द्वारा ऐसी डिवाइड होती है। जैसे कि फिजन किस में होती है पूछेंगे तो अलग से स्पेसिफिक पूछेंगे तो ईस्ट में, तो ईस्ट में फिजन होता है किसके द्वारा, ईस्ट में जो जनन होती है किसके द्वारा, फिजन द्वारा। और कवक में जो होती है एक और कवक में दूसरे कवकों में ईस्ट के अलावा, तो फ्रेगमेंटेशन द्वारा, उसके अलावा बडिंग द्वारा। बडिंग मतलब देखो ये बड बन गई बड, और यही बड जो रहती है अलग हो जाती है, और ये भी बडिंग भी होती है किसमें है, ईस्ट में। तो बाकी कवकों में जो कायिक जनन होता है, अदर कवक में, अदर कवक मतलब अदर फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें फ्रेगमेंटेशन मेन है, लेकिन ईस्ट में फिजन के द्वारा भी होता है और बडिंग द्वारा भी होता है, ये बात हमें याद रख लेना है। और इन दोनों के द्वारा ही रिप्रोडक्शन होती है, बडिंग और किसके द्वारा, फिजन द्वारा होती है, किसमें, तो होती है किसमें, ईस्ट में होती है, बात याद रख लेना है। इसके अलावा और देखते हैं, अलैंगिक प्रजनन में बात करें तो कोनिडिया द्वारा होती है पहला, है ना, मतलब C, स्पोरेंजियोस्पोर मतलब S, और जूस्पोर मतलब Z, हम लोग तीनों को याद किए थे। और ये तीनों क्या बनाती है, बीजाणु बनाती है, बीजाणु का मतलब स्पोर बनाते हैं, स्पोर, लेकिन ये कौन से स्पोर हो जाएंगे, एसेक्सुअल स्पोर या अलैंगिक बीजाणु होती है, ये अलैंगिक बीजाणु। तो ये देखो क्या है, कोनिडिया स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, कोनिडिया में ये कोनिडिया है, ये कोनिडिया स्पोर है। कौन सा स्पोर है, ये कोनिडिया स्पोर। स्पोर नीचे गिर जाती है, जर्मिनेट होकर वापस से ही यही सब चीज बनाने लग जाती है, और ये सब बनी हुई रहती है कोनिडियो फोर में, कोनिडियो फोर होती है यही, कोनिडियो फोर। और इसी में होती है क्या, इसी में क्या बनती है, कोनिडिया बनती है, एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखें स्पोरेंजियोस्पोर, तो यहाँ पर देखो स्पोरेंजिया बनती है, स्पोरेंजिया से ही क्या होती है, स्पोरेंजिया में ही देखो जैसे छत्रक मशरूम के बारे में है, तो यहाँ से स्पोरेंजिया जो होती है बस्ट हो जाती है और ऐसे स्पोर्स बना देती है, स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं ऐसे। और ये क्या है, जूस्पोर, जूस्पोर में देखें, याद रखना जूस्पोर के लिए भाई इन लोग चल बीजाणु होते हैं, चल बीजाणु, ब्रैकेट में एनसीईआरटी ने लिखा भी है कि जूस्पोर चल बीजाणु होते हैं, ये जिसमें फ्लैजिला पाई जाती है, मतलब ये स्पोर बनता है उसमें फ्लैजिला होते हैं, ऐसे फ्लैजिला, तो ये क्या होती है, जू स्पोर है। तो जू स्पोर में क्या होती है, फ्लैजिला, और इसी की वजह से वो चल पाती है। तो जू स्पोर में फ्लैजिलेटेड फ्लैजिलेटेड स्पोर्स बनते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जू स्पोर। तो याद रखना चल बीजाणु होते हैं जू स्पोर, अलैंगिक होती है ये, ठीक है, ये बात हमें याद रख लेना। जर्मिनेटिंग जू स्पोर्स होते हैं, जर्मिनेट कर रहे हैं, तो याद रखना ऐसे जर्मिनेटिंग ट्यूब वगैरह बनाते हैं, जू स्पोरेंजियम के अंदर में बनती है क्या, जू स्पोर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो याद रखना इन तीनों को। इसके अलावा और देखें, लैंगिक प्रजनन के बारे में बात करते हैं। अलैंगिक प्रजनन देखें तो उसको अभी कैसे किससे याद किए, ABO से याद किए थे। बीओ ब्लड ग्रुप के बारे में जानते हैं, ए का मतलब स्पोर्स है, बी का मतलब होता है बेसिडियो स्पोर, और ऊ का मतलब क्या है,
ऊ स्पोर्स है। ऊ का मतलब क्या है? ऊ स्पोर। ये तीनों के द्वारा लैंगिक प्रजनन होती है। तो ये फलन काय नामक विशिष्ट संरचनाएं वो उत्पन्न होती है। तो देखो इसको उत्पन्न होने के लिए क्या चाहिए? तो इसको उत्पन्न होने के लिए, चूंकि ये ज्यादा एडवांस है, तो इसको उत्पन्न होने के लिए चाहिए क्या? एक कोई ट्यूब या कोई एक ऐसी संरचना चाहिए जिसके अंदर में विकसित होती है, तो उसका नाम होती है कौन? फ्रूटिंग बॉडीज। तो फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर में बनती है ये स्पोर। तो ये वाली स्पोर कौन सी स्पोर है? सेक्सुअल स्पोर है, मतलब लैंगिक बीजाणु होते हैं। और लैंगिक बीजाणु देखो जर्मिनेट करके वापस से ऐसे माइसेलियम वगैरह बनाते हैं। तो कवक अपना पूरा शरीर को मतलब रिप्रोडक्शन वगैरह ऐसी करती है, तो इसमें एबीओ से यूज करते हैं, मतलब एबीओ यूज करते हैं इसमें। एस्कोकार्प के अंदर में देखो इसको स्पोर्स बन रहे हैं, तो ये भी क्या है? लैंगिक प्रजनन में हिस्सा लेने वाली स्पोर्स है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक बीजाणु। और उसके अलावा और क्या है? तो बेसिडियो स्पोर के अंदर में बेसिडियो स्पोर होती है। ये स्पोर बनती है बेसिडियम के अंदर में, और ये होती है ना, कौन कौन से क्लास में आते हैं वो भी जानेंगे हम लोग। तो ये बेसिडियो स्पोर जो होती है, या एस्को स्पोर जो होती है, या बोल सकते हैं प्रोटीन बॉडी में ऊ स्पोर। ये जो स्पोर है कौन सा स्पोर है? ऊ स्पोर। ये तीनों क्या होते हैं? लैंगिक बीजाणु होते हैं, मतलब लैंगिक जनन में भाग लेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो तीनों बात हमें जानना है। इसके आगे देखें, लैंगिक प्रजनन के 3 चरण है भाई। ठीक है, सीधी सी बात है। हम लोग एनिमल हो चाहे कोई भी हो, सब में जब पढ़े हुए रहते हैं तो जानते हैं हम लोग फ्यूजन होता है गेमेटों का। एन और एन, एक होती है मेल गेमेट और एक होती है फीमेल गेमेट। इन दोनों गेमेट के मिलने से युग्मनज बनते हैं, मतलब जाइगोट बनते हैं। युग्मनज या क्या बोलते हैं इसको? जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट होती है। तो इसके लिए 3 स्टेप्स होते हैं लैंगिक प्रजनन में। तो सबसे पहला होती है कौन सा? तो प्लाज्मोगेमी होती है, दूसरा होती है कैरियोगेमी, और तीसरा होता है युग्मनज निर्माण। तो देखें प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, युग्मनज निर्माण क्या है? तो देखो जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो भाई देखो ये दोनों एन एन कंडीशन में है, दोनों युग्मक। अब इन दोनों का सबसे पहले जब मिलन होगा तो सबसे पहले इन दोनों में क्या भरे हुए हैं? साइटोप्लाज्म। तो भाई साइटोप्लाज्म मिलती है, उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। प्लाज्मोगेमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दोनों के साइटोप्लाज्म फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो रहती है वही फ्यूज होती है, आपस में जुड़ती है, और क्या बना देती है वो, है ना, वो एक है ना, दोनों जुड़ जाएगी और एक ही सेल बन जाएंगे। दो अलग अलग सेल थे, एक ही सेल हो जाएंगे। तो ये क्या हो सकती है? दो गतिशील या गतिहीन युग्मकों के द्वारा होती है। गतिशील का मतलब ये देखो, ये क्या है? अभी दोनों में कोई फ्लैजिला वगैरह नहीं बनाया था मैंने, और इसमें देखो ये एन एन है मान लो, तो इसमें मान लो फ्लैजिला है, तो ये क्या हो जाएंगे? गतिशील हो जाएंगे, गतिशील। जबकि इन लोग क्या हो जाएंगे? अगतिशील। युग्मक के द्वारा युग्मकों का मिलना के प्रोटोप्लाज्म का संलयन, मतलब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन ही क्या होता है? प्लाज्मोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी पहली स्टेज है, फिर कैरियोगेमी, फिर उसके बाद में जाइगोट। तो पी के जेड से याद रखना है, इसका करेक्ट सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछता है भाई। ठीक है, दूसरा कैरियोगेमी। कैरियोगेमी का मतलब अब दोनों केंद्रक आपस में देखते हुए थोड़ी रहेंगे, आपस में मिलेंगे, तो दोनों कैरियोगेमी एन प्लस एन फ्यूज हो जाएगा, और एन प्लस एन फ्यूज होके क्या हो जाएंगे? 2n हो जाएंगे। मतलब इसके केंद्रक द्रव्य, मतलब कैरियोगेमी हो गया, मतलब कैरियोगेमी का मतलब क्या हो गया? केंद्रक के द्रव्य भी मिल गए, केंद्रक द्रव्य भी क्या हो गया? मिल गए, एक ही में मिल गए, केंद्रक द्रव्य मिल गए। तीसरा युग्मनज में अर्धसूत्रीय विभाजन, जिसके परिणाम स्वरूप अगुणित बीजाणु बनते हैं। उसके बाद में देखना कैरियोगेमी होने के बाद में क्या बनेगा? 2n जाइगोट बन जाएंगे। तो इसके बाद में क्या हो जाएगा? 2n क्या है यहाँ पर? जाइगोट। तो सब में पहले पहले साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, जिसको प्लाज्मोगेमी बोलते हैं, फिर कैरियोगेमी बोलते हैं, फिर युग्मनज निर्माण। और युग्मनज जैसे 2n रहता है ना, उसी में मियोसिस होते हैं, और मियोसिस से स्पोर बन जाती है, और स्पोर है रहती है हैप्लॉइड। तो देखो यहाँ पर हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, जबकि जाइगोट जो रहती है वो डिप्लॉइड रहती है। ये बात है ना, यहाँ पर लाइफ साइकिल के तौर पर दिखाया है। और यही स्पोर जर्मिनेट होते हैं, अंकुरण होगा, अंकुरित होंगे, और अंकुरित होकर क्या बना देंगे? अंकुरित होकर बनाएंगे वो हाइफी या स्पोर्ट्स बना देते हैं, और इसी में फिर से प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी ये सब चीज होने लग जाता है। तो लाइफ साइकिल ऐसे कंप्लीट होता है। लैंगिक प्रजनन में यही सब चीज खास बात होती है, बात हमें जानना है। आगे देखें, लैंगिक प्रजनन में दो अगुणित हाइफे आपस में जुड़कर संलयन करते हैं। कुछ कवकों में दो अगुणित कोशिकाओं के संलयन के तुरंत द्विगुणित कोशिकाएं 2n बन जाती है। मतलब देखो होता क्या है, बात हम लोग क्या पढ़ रहे हैं
कि जब हम लोग जाइगोट फॉर्मेशन पढ़ते हैं, यहाँ से देख रहे हैं जाइगोट बना, स्पोर बनी, स्पोर का मतलब क्या है, ये बने, ये क्या है, स्पोर, तो अलग अलग स्पोर है। अब ये स्पोर मान लो क्या हुआ, ऐसे बनाया हाइफी, ये वाले स्पोर बनाए ऐसे हाइफी, ये वाले स्पोर बनाए ऐसे हाइफी, ये भी स्पोर बना रहे हैं हाइफी, और ये हाइफी बना रहे हैं जर्मिनेट होकर, स्पोर अंकुरित होकर क्या बनाते हैं, ऐसे हाइफी बनाते हैं, हाइफी। ये हाइफी आपस में कभी कभी तुरंत जुड़ जाते हैं, तुरंत जुड़ जाते हैं। तो जब तुरंत जुड़ जाते हैं ना, तो यहाँ पर डाइकैरियन स्थिति नहीं बनती है, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में माइसेलियम बनाने के लिए चले जाएंगे, मतलब तुरंत धागा जो है ना जुड़ जाएगा, धागा जुड़ने की कोशिश करेगा। वही बात तो बोल रहे हैं, पर लैंगिक प्रजनन में दो अगुणित हाइफी आपस में जुड़कर संलयन कर लेते हैं, और कुछ कवकों में दो अगुणित कोशिकाओं के संलयन के तुरंत द्विगुणित कोशिकाएं 2n बन जाती है। मतलब एक हाइफी, देखो यहाँ से हम देख सकते हैं, एक स्पोर था ये वाला, है ना, ये स्पोर था, और ये स्पोर अंकुरित होकर हाइफी बनाया, और ये वाला भी क्या हुआ, स्पोर था, ये हाइफी बनाया, और दोनों लोग मिल गए, और दोनों के मिलने से फिर से वो 2n बन गई। मतलब डाइकैरियन स्थिति ही नहीं आई यहाँ पर, मतलब दो अलग अलग लोग नहीं है, यहाँ पर मिल गए और डाइकैरियोटिक माइसेलियम बना दिए। इन दोनों लोगों ने जुड़कर, ये एन थे सभी लोग, प्लाज्मोगी में हुआ एन हो गए, एन होने के बाद में ऐसे बना दिए, तो डाइकैरियोनिक स्थिति हो जाती है। इस कंडीशन को डाइकैरियन बोलते हैं। मतलब इसका एन था, इसका भी एन था, दोनों लोग मिले एन और एन मिलकर डाइकैरियन। कैरियन का मतलब कैरियर, कैरियन मतलब कैरियोकाइनेसिस, मतलब यहाँ पर केंद्रक है, केंद्रक मिल गए यहाँ पर, कैरियोकाइनेसिस हो गया। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर हमें दिखाई देंगे। और कुछ में जैसे कि एस्कोमैसिटीज और बेसिडोमैसिटीज में एक डाइकैरियोनिक अवस्था या द्विकैरियोनिक फेज, यानी कि प्रति कोशिका में दो केंद्रक होती है, इस अवस्था को डाइकैरियन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि डाइकैरियन किसमें दिखती है, पूछते हैं। तो डाइकैरियोनिक फेज किसमें ये दिखती है, एस्कोमैसिटीज और बेसिडोमैसिटीज में दिखती है। तो इसको हम लोग, है ना, साउथ अफ्रीका का एक खिलाड़ी है, याद रखना, एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी है, तो एबी डिविलियर्स याद रखना कि एस्कोमैसिटीज और बेसिडोमैसिटीज में डाइकैरियन स्थिति आती है, जबकि फाइकोमैसिटीज में नहीं आती। बाद में जनक केंद्रक आपस में जुड़ जाते हैं और कोशिका द्विगुणित हो जाती है। देखो ये जो डाइकैरियन स्थिति है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसमें होगी, ए बी में, मतलब एस्कोमैसिटीज और बेसिडोमैसिटीज में। जबकि डाइकैरियोनिक स्टेज किसमें नहीं होती, पूछेंगे तो फाइकोमैसिटीज में नहीं होती, फाइकोमैसिटीज में नहीं दिखती। क्यों, क्योंकि उसमें तुरंत संलयन हो जाता है। और इसमें डाइकैरियोनिक स्टेज देखो क्या होती है, शादी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, हम बोलते हैं कि तुरंत देखे और तुरंत ही शादी कर ली, ये वाला बात रहता है ना, देखते ही तुरंत शादी कर लेते हैं, तुरंत ही, कोई प्रकार का वहां पर है ना समझौता या देखने या टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, तुरंत शादी हो जाएगा। एक में क्या होता है, पहले है ना अच्छे से समझेंगे, परखेंगे, उसके बाद में शादी होगा। तो डाइकैरियन जो स्थिति आती है, तो डाइकैरियन का मतलब है यार n+n, ये थोड़ा देर के लिए देखते रहेंगे एक दूसरे को। क्यों, क्योंकि जब देखेंगे एक दूसरे को, समझेंगे, पहले पता चलेगा, तभी इन दोनों के बीच में फ्यूजन होगा, और इन दोनों तभी फर्टिलाइज करेंगे। तो डाइकैरियोनिक स्टेज जो है ना, एबी डिविलियर्स याद रखना, एबी डिविलियर। तो एस्कोमैसिटीज और बेसिडोमैसिटीज में लैंगिक जनन जब भी की बात करेंगे तो उसमें डाइकैरियन स्टेज आएगी, जबकि फाइकोमैसिटीज में नहीं आती, तुरंत फ्यूजन कर लेते हैं, है ना, ये बात याद रख लेना, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, बाद में जनक केंद्रक आपस में, बाद में फिर वही जनक केंद्रक आपस में जुड़ जाएंगे और कोशिकाएं द्विगुणित हो जाती है। वही n+n जो डाइकैरियन स्थिति बनाए हुए रहते हैं, उन लोग 2n बना देते हैं, और उसी से क्या बन जाता है, जाइगोट भी बन जाता है। एस्कोमैसिटीज और बेसिडोमैसिटीज में होती है डाइकैरियोनिक फेज प्रेजेंट है, इसी में, याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको हम देख के भी समझ सकते हैं, है ना, कौन सी स्टेप बाय स्टेप ही तो है। ठीक है, इसके अलावा और देखें, लैंगिक प्रजनन में कवक फलन काय बनाते हैं, जिसमें रिडक्शनल विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है। सीधी सी बात है, जाइगोट बनने के बाद में, जाइगोट बन गया, अब जाइगोट बनने के बाद में इन लोग फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज मतलब फलन का है, फ्रूटिंग बॉडीज। अब यही फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर में क्या होती है, मियोसिस, और मियोसिस हो जाएंगे, फिर से क्या बन जाते हैं, स्पोर, और स्पोर से ही शुरू हुआ था,
स्पोर से शुरू हुआ था, स्पोर में ही खत्म हो गया। जैसे मान लो यहाँ पर ये प्लाज्मोगेमी ये सब हुआ, डिप्लॉयड कंडीशन आ रहे हैं, ये बेसिडियम नाम का क्या बन रहा है यहाँ पर, ये बेसिडियम नाम का स्ट्रक्चर फ्रूटिंग बॉडीज बन रही है, इसी के ऊपर में बेसिडियो स्पोर बनेंगे। और चूंकि देखो डायरेक्ट ऊपर में बढ़ रही है इसलिए एक्सोजिनियसली हो जाता है, अभी पढ़ेंगे एक्सोजिनियसली एंडोजिनियसली के बारे में। तो बेसिडियम के ऊपर में बन रही है, तो बेसिडियम फ्रूटिंग बॉडीज है, इस फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर में बन जाती है बेसिडियो स्पोर। और यही बेसिडियो स्पोर देखो यहाँ पर तो बेसिडियो स्पोर है, हालांकि दूसरी जगह में और भी रहती है, एस्को स्पोर भी बनते हैं, है ना, लेकिन ये जानते हैं हम लोग अभी पढ़े ना, एबियो, एप्लाइनोस्पोर, बेसिडोस्पोर और ऊ स्पोर, ये तीनों जो है ना लैंगिक जनन की स्पोर वाली अवस्थाएं। अभी बताया ना, ए बी ओ से याद रख लेना है इसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर को, स्पोर का नाम ही यही है क्या, एप्लाइनोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ऊ स्पोर। तो यही स्पोर जो रहती है यहाँ पर देखो बन रही है, और इसके बाद ही बनती है, तो रिडक्शनल डिवीजन उसी में होगा, और उसकी वजह से अगुणित बीजाणु बन जाएंगे, स्पोर्स बनते हैं। स्पोर से शुरू हुआ रहता है, स्पोर ही बनते हैं। समझ आया कि नहीं आया? क्लियरली समझ आना चाहिए, है ना, क्लियरली समझ आना चाहिए यहाँ पर क्या क्या बात हुआ, है ना, वो समझ आना चाहिए। और ज्यादा समझना है तो और भी बात बता सकते हैं यहाँ से, है ना, कि क्या बात है यहाँ पर, कि हो क्या रहा है एक्चुअल में, ये सब स्पोर है, ये सब चीज क्या बात बोल रहे हैं, तो पूरा बात जानना है हमें। यहाँ से हम समझ सकते हैं क्या, कि देखें, कि देखो ये है भाई स्पोर, है ना, इसको व्हाइट में लिखते हैं, ये है भाई क्या, स्पोर, है ना, चाहे वो स्पोर कोई भी प्रकार का हो सकता है। जैसे मान लो ये लैंगिक स्पोर है, लैंगिक, है ना, लैंगिक बीजाणु, लैंगिक बीजाणु। अब इसको ध्यान से समझना, लैंगिक बीजाणु के एग्जांपल अभी देखिए कौन कौन से, ए बी ओ, ए बी ओ को पूरा भी लिख देते हैं। एक बनती है एप्लानो स्पोर बनती है, दूसरा बनती है बेसिडियो स्पोर बनते हैं, और तीसरा बनती है ऊ स्पोर बनते हैं। ये सभी लैंगिक बीजाणु होते हैं, लैंगिक बीजाणु। लैंगिक बीजाणु का मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों है, कुछ मेल है कुछ फीमेल है, ऐसे ये बीजाणु है। अब भाई बीजाणु अंकुरित होगा जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगे, तो अंकुरित कब होगा, जब इसको क्या मिलेंगे, गर्म स्थान और मोस्ट स्थान मिलेगा, मतलब आर्द्र, नमी आर्द्र वाला स्थिति मिलेगा, आर्द्र इन्वायरमेंट, वातावरण, ये मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, अंकुरित। और अंकुरित होगा तो ये क्या बनाएंगे, हाइफा बनाएंगे, हाइफी बनाएंगे, हाइफी, ये है क्या, हाइफी, ये हाइफी है। और याद रखना स्पोर क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, ये बात याद रख लेना, अगुणित, क्योंकि स्पोर का मतलब यहाँ पर गैमेट या युग्मक ही है, अगुणित होते हैं, इन लोग भी अगुणित है, मतलब एन एन कंडीशन है सभी में, ये हाइफी है, ये पूरे हाइफी। तो ये क्या बन गया, हाइफी। अब इसी हाइफी से क्या बनना है, माइसेलियम बनना है, माइसेलियम, क्यों, क्योंकि कवक जाल बनाते हैं इन लोग। अब माइसेलियम बनना है तो बताओ इनको जुड़ना पड़ेगा, तो हाइफी जुड़ेंगे आपस में, ऐसे जुड़ते जाएंगे इन लोग, ये। अब वापिस जुड़ गए इसमें, तो n प्लस एन सभी लोग जुड़ गए, तो किसी में n प्लस एन ही रहती है। तो ऐसे जुड़ने के बाद में कौन सी स्थिति आती है, डाइकैरियोन, डाइकैरियोनिक स्टेज है। तो डाइकैरियोनिक स्टेज किसमें होती है, तो भाई इसको एस्कोमैसिटिस और बेसिडोमैसिटिस में होती है डाइकैरियोनिक स्थिति, ये भी डिविलियर से याद किए। तो इसमें n प्लस एन दिखाई दे रहा है हमें। अब इसके बाद में इसमें तुरंत फ्यूजन तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ में तुरंत फ्यूजन हो जाता है, मतलब n प्लस एन फ्यूजन होकर क्या बना देते हैं, 2n बनाते हैं। 2n का मतलब क्या है, जाइगोट, ये जाइगोट बना दिए। अभी जाइगोट ये वाला जो है माइसीलियम, ये अब क्या करेगा, ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा, ये क्या बनाएगा, फ्रूटिंग बॉडीज, मतलब फलन काय बनाएंगे, हिंदी में बोले तो फलन काय। अब ये फलन काय बना दिए जाइगोट जो है, फलन काय का मतलब ऐसे बनती है, ये फलन काय है, ये फलन काय बना रहे हैं। अब फलन काय के बाद में इसमें मान लो बेसिडियोमाइसिटिस का सदस्य है, तो यहाँ पर बनेंगे ये क्या है, बेसिडियो कार्प। इस बेसिडियो कार्प के ऊपर में यहाँ पर ये है क्या है, बेसिडियो स्पोर है। और मान लो एस्कोमैसिटिस होता तो ये एस्को कार्प बनता, एस्को कार्प,
मतलब ये जो रहती है ना इसके अंदर में, या तो देखो ये ऊपर की ओर में फल सकती है या इसके अंदर में भी फल सकती है, एंडोजीनियसली एक्सोजीनियसली अभी पढ़ेंगे। या अभी तो हमें ये याद रखना कि ये फ्रूटिंग बॉडी जो बनी हुई है, फ्रूटिंग बॉडीज, ये फ्रूटिंग बॉडीज क्या है, तो फ्रूटिंग बॉडीज जो होती है इससे बनती है जाइगोट से फ्रूटिंग बॉडीज या फलन का है, यही फलन का बेसिडियो कार्प या तो इसको कार्प हो सकता है, उसके ऊपर में बेसिडियो स्पोर या एप्लाइनो स्पोर बन सकते हैं। यदि वो बेसिडियो कार्प रहेगा तो बेसिडियो स्पोर बनेंगे, इसको कार्प रहेंगे तो इसको स्पोर बनेंगे, और वही स्पोर ही तो है, उसी स्पोर का ही अंकुरण करवाए थे। तो हम बोलेंगे कि फ्रूटिंग बॉडीज या जाइगोट में इसी में क्या होने वाली है भाई, हमारा मियोसिस होने वाला है, मियोसिस होके ही बेसिडियो स्पोर बनेंगे, क्योंकि स्पोर क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। वही बात को हम लोग यहाँ पर देखे थे, ये A2N कंडीशन में हो गया था, ये वाला फ्रूटिंग बॉडी से, इसी में देखो मियोसिस हुआ, मियोसिस होकर बेसिडियम बने, और बेसिडियम के ऊपर में बेसिडियो स्पोर बना है। कुल मिलाकर कहानी वही 6 है ना, जो भी बात मैंने यहाँ पर बताया। यदि स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, 1 स्टेप यही है, और ये 2 स्पोर का स्पोर है, ये स्पोर अंकुरित हो गए, और स्पोर अंकुरित होकर तीसरा हाइफा बनाए, चौथा हाइफा के मिलने से माइसिलियम बना, और उसमें से कुछ लोग डाइकैरियोनिक स्टेज में, मतलब कुछ लोग देखते रहे एक दूसरे को, जुड़ते नहीं है, एक दूसरे को देखते रहते फ्यूजन होने से पहले, मतलब ये वाला ऐसा है और ये वाला ऐसा है, ये दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों लोग मिले, तो मिले कैसे हैं, तो फ्यूजन कैसे हुआ है, तो सबसे पहले इसके अंदर में प्लाज्मोगेमी हुआ होगा, और प्लाज्मोगेमी के बाद में यहाँ पर कैरियोगेमी हुआ होगा, कैरियोगेमी, और उसके बाद में फिर फ्यूजन होती है, मतलब फर्टिलाइजेशन। तो प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और तीसरा फ्यूजन होता है। तो प्लाज्मोगेमी तो सब में हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये केंद्रक जो है आपस में मिली हुई नहीं रहती, तो नहीं मिली हुई नहीं रहती, तो मिलने को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी, तो मिली नहीं, डाइकैरियोन स्टेज बन गया, किसमें किसमें, एस्कोमेसिटिस बेसिडोमेसिटिस में, लेकिन किसी में सीधा मिल जाती है, मतलब प्लाज्मोगेमी के बाद तुरंत कैरियोगेमी हो जाता है, उसके बाद फ्यूजन भी हो जाता है। तो किसमें होती है वो, तो वो होती है फाइकोमाइसिटिस में, फाइकोमाइसिटिस में। चूंकि एनसीईआरटी ने सिर्फ इसको बस लिखा है कि डाइकैरियोनिक स्टेज किसमें किसमें होती है बोल दिया है, एस्कोमाइसिटिस बेसिडोमाइसिटिस में होता है बोल दिया है, लेकिन फाइकोमाइसिटिस में एब्सेंट होती है, ये बात एनसीईआरटी ने लिखा है, तो एब्सेंट होती है, क्या एब्सेंट होती है, तो डाइकैरियोनिक स्टेज एब्सेंट होती है। बाकी है ना, यहाँ पर एस्कोमेसिटिस बेसिडोमेसिटिस में है ना क्या होंगे, डाइकैरियोनिक स्टेज आएंगे, और उसके बाद N+N दोनों का क्या हो जाएगा, फ्यूजन, और फ्यूजन होने की वजह से जाइगोट बन जाएंगे, और जाइगोट का मतलब 2N कंडीशन। अब यही जाइगोट बना देती है फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडी से बना देती है बेसिडियो कार्प या एस्कोकार्प, एस्कोकार्प से जो स्पोर बनती है प्लाइनो स्पोर बनती है, जबकि बेसिडियो कार्प से जो बनते हैं बेसिडियो स्पोर बनते हैं, यही स्पोर जो अंकुरित होकर ऐसे पूरा आ जाती है। तो कहानी यही है कि एबीओ, इन तीनों जो रहती है लैंगिक बीजाणु वाली अवस्थाएं हैं, लैंगिक जनन ऐसी होती है, किसमें, कवक में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों को। कुल मिलाकर एक ही बात है भाई, लाइफ साइकिल जिसको पता है वो सब बना देंगे, लाइफ साइकिल नहीं पता कहाँ से बना पाएंगे, ठीक है। तो सेम बात एनसीईआरटी लिखा है, एनसीईआरटी को डायरेक्टली हम लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखते हैं, और वर्गीकरण किया गया है, 4 भागों में विभाजित किया गया है किसको, फंजाई को। तो सबसे पहले देखो क्या क्या चीजों के आधार पर डिवाइड किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको दिया भी था इनसे, नीट दिया है इसको, है ना, देखना। पहला क्या है, कवक जगत का क्लासिफिकेशन कौन से बेस में है, तो पहला माइसेलियम की आकारिकी, कि माइसेलियम कैसे दिखती है, किसी में सेप्टेड रहते हैं, किसी में ए सेप्टेड रहते हैं, किसी में सिनोसेट रहेंगे, ए सेप्टेड वाले में सिनोसेट कंडीशन रहता है, मतलब बहुत सारे केंद्रक रहते हैं, जबकि सेप्टेड वाले में एक ही केंद्रक रहता है। हाइफा में, हाइफा से मिलकर क्या बनते हैं, माइसेलियम, तो हाइफा धागा है, माइसेलियम कपड़ा है, तो याद रखना उन दोनों से ही। दूसरा क्या है, पहला ये हो गया, दूसरा बीजाणु निर्माण की विधि, मतलब मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर कैसे बनेंगे, अंदर में बनेंगे कि बाहर में बनेंगे, स्पोर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्लास को देखने के बाद में एनसीईआरटी को डायरेक्ट पढ़ेंगे ना, सेम टू सेम एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलेगा, है ना। तो दूसरा बीजाणु निर्माण की विधि, और तीसरा फ्रूटिंग बॉडीज के आधार पर, फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडीज भी कैसे बनती है उसके आधार पर। तो कवक को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया, आप देखो वर्गीकरण के 3 बेस है, तो पूछेंगे कि निम्न में से कौन सा कवक के क्लास को वर्गीकृत करने के लिए आधार नहीं दिया गया है वाला क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहला क्या है, माइसेलियम की आकारिकी, दूसरा बीजाणु निर्माण की विधि, और तीसरा क्या है, फलन क्या है। इन तीनों के आधार पर ही वर्गीकृत किया गया है। तो वर्गीकरण देखते हैं, 4 क्लासेस ऑफ फंजाई, फंजाई के 4 क्लास है, पहला फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस होती है।
ठीक है, तो देखते हैं। फाइकोमैसिटिस को हम लोग बोलते हैं निम्न कवक बोलते हैं, क्योंकि कवक जैसा रहता नहीं है लेकिन कवक है ये, इसीलिए फाइकोमैसिटिस को निम्न कवक लोअर फंजाई बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोअर फंजाई। क्या फंजाई बोलते हैं? लोअर फंजाई। ये जलीय आवासों में और नम एवं आर्द्र स्थानों पर, नम एवं आर्द्र स्थानों पर सड़ती हुई लकड़ी पर पाए जाते हैं। किस पर पाए जाएंगे? सड़ती हुई लकड़ी जो रहती है उनके वहीं पर प्रेजेंट रहते हैं। यह पौधों पर अनिवार्य परजीवी के रूप में रहते हैं। अनिवार्य मतलब ऑब्लिगेट पैरासाइट्स के रूप में, मतलब इसका कोई सहारा नहीं है, वहीं पर रहेंगे वो। तो ऐसे सड़ती हुई टहनी वगैरह में उगने का सोचते हैं, परजीवी होते हैं, उसी के परजीवी हैं ये। ठीक है, इनका माइसेलियम एसेप्टेड होते हैं। देखो इसका भाई सी माइसेलियम को देखना, एसेप्टेड। एसेप्टेड का मतलब सेप्टम नहीं है बीच में, तो सेप्टम नहीं है तो कैसे रहेंगे इसके माइसेलियम? ये क्या हो गया इसको? ठीक है, हम्म, ठीक है। अब देखें, इसको मिटा दो। तो देखो यहाँ पर माइसेलियम है ना ऐसे रहेंगे, ए सेप्टेड रहते हैं, मतलब माइसेलियम इसके ऐसे, सेप्टम सेप्टम नहीं है बीच में। तो बताओ यहाँ पर कि जितने भी न्यूक्लियस होंगे एक ही जगह में हो जाएंगे। तो याद रखना ए सेप्टेड माइसेलियम होती है और दूसरा कैनोसेट होंगे, मतलब सभी बहुत सारे केंद्रक होंगे। उदाहरण क्या है याद रखना, तो यहाँ पर याद रखना RAM, राम को प्रणाम से याद रख लेना। राम भगवान है ना, उसको प्रणाम करना है। तो राम को प्रणाम से याद रख लेना, राम को प्रणाम है ना, से याद रखना। राम का मतलब, आर का मतलब यहाँ पर राइजोपस है, राइजोपस। दूसरा होता है ए से एल्ब्यूगो है, एल्ब्यूगो। और एम से म्यूकर है, म्यूकर। और प्रणाम का मतलब फाइकोमैसिटिस के अंतर्गत आते हैं इन लोग। तो राम भगवान को प्रणाम, तो राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर से याद रख लेना। और उसमें भी राइजोपस जो होती है ना, ब्रेड को जो सड़ाती है, शुरू में हम लोग ब्रेड देखे थे ना, ब्रेड मोल्ड होती है ये, तो ब्रेड को जो सड़ाती है राइजोपस होती है। एल्ब्यूगो जो होती है सरसों के ऊपर परजीवी फंजाई है, सरसों पर परजीवी होती है, परजीवी कवक। डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है ये। एल्ब्यूगो जो होती है सरसों पर परजीवी कवक के रूप में कौन होती है पूछेंगे, तो एल्ब्यूगो होती है। एल्ब्यूगो की वजह से ऐसे व्हाइट रस्ट वगैरह हो जाते हैं, उसी के ऊपर में रहती है वो, है ना, सरसों के ऊपर में, याद रखना। तो राम को प्रणाम से याद कर सकते हैं फाइकोमैसिटिस को। ठीक है, बताओ इसमें डाइकैरियोनिक स्टेज बनती है क्या? नहीं बनती, इसमें फाइकोमैसिटिस में नहीं बनती, एस्को और बेसिडो में ही बनती है, याद रखना। ठीक है, इसी बस में क्या होती है, साइनो जो ये रहती है ना, ये ए सेप्टेड रहती है। ए सेप्टेड का मतलब बिना ब्रांचिंग तो है, इसमें शाखित है ये। माइसेलियम ए सेप्टेड है लेकिन क्या है, शाखित। अरे शाखा बने हुए हैं, शाखा रहती है दोनों में। ठीक है, बात याद रख लेना। इसके आगे और देखें, फाइकोमैसिटिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंपैरिजन किए हैं। गतिशील जू स्पोर बनते हैं इसमें, वैसे भी हम जानते हैं क्या, CSZ को हम जानते हैं, एसेक्सुअल स्पोर CSZ। जबकि सेक्सुअल स्पोर क्या होती है, ABO। सेक्सुअल स्पोर ABO होते हैं, ABO में से कोई ना कोई होगा इसमें का, है ना। तो CSZ को पहले लिख लें। गतिशील जू स्पोर या गतिहीन एप्लाइनो स्पोर द्वारा, देखो जू स्पोर जो होती है गतिशील होती है, जबकि एप्लाइनो स्पोर की जहां पर भी हम बात करेंगे, जैसे हम लोग ABO में देखते हैं, है ना, जू स्पोर जो रहती है एसेक्सुअल होती है। ये देखो एसेक्सुअल वाली क्या है, स्पोर है। जबकि यहाँ पर एप्लाइनो स्पोर जो रहती है सेक्सुअल स्पोर है, लेकिन ये क्या होती है, नॉन फ्लैजिलेटेड है, ये नॉन फ्लैजिलेटेड, मतलब अगतिशील होते हैं। जबकि जू स्पोर वाले लोग क्या होते हैं, मतलब ये जू स्पोर गतिशील होते हैं, मतलब इसमें फ्लैजिला रहेंगे। ये स्पोरेंजियम में उत्पन्न होते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर में बनते हैं। देखो ये स्पोरेंजियम है, ये जू स्पोर बन रही है, ये जू स्पोर। तो जू स्पोर क्या होते हैं बताओ, तो ए सेक्सुअल स्पोर है। ठीक है, अरे स्पोर से वही माइसेलियम वगैरह फिर से बना देते हैं जर्मिनेट करके। इधर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो लोगों को मिलना रहता है, तो दो लोग मिलते हैं, तो कौन सा वाले, एप्लाइनोस्पोर वगैरह होते हैं। दो युग्मकों के संलयन से युग्मनज बीजाणु बनते हैं। युग्मनज समजाति आइसोगेमस, विषम जाति एनाइसोगेमस, या विषम जाति उगेमस हो सकते हैं। मतलब बोल सकते हैं एक ही प्रकार के जब रहेंगे, एक ही प्रकार के जाति का रहेंगे तो सम है ना आइसोगेमस
अलग अलग जाति के रहेंगे तो एनाइसोगेमस, नहीं रहेंगे तो ऊगेमस हो जाते हैं, मतलब दूसरे प्रकार से मिलेंगे तो है ना ऊगेमस टाइप के हो जाते हैं। 3 अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। आइसोगेमी मतलब दोनों गेमिट एक ही जैसे दिखाई देंगे, संरचनात्मक रूप से एक ही जैसे दिखाई देंगे तो आइसोगेमी। एनाइसोगेमी मतलब संरचना रूप से अलग होंगे, मतलब एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा। और ऊगेमस का मतलब क्या होंगे, तो ऊगेमस में देखें यहाँ से देख सकते हैं, तीनों को बता देता हूँ मैं। यहाँ पर क्या है आइसोगेमी, आइसोगेमी मतलब समान युग्मक, ये युग्मक ऐसे है तो ये युग्मक भी ऐसे है। एन आइसोगेमस या एन आइसोगेमी, तो एक इसमें छोटा है और एक क्या है बड़ा, संरचना अलग अलग हो गए। तीसरा ऊगेमस, ऊगेमस में ऐसे रहेंगे और एक बहुत छोटा रहेगा और एक क्या रहेंगे गतिशील रहेंगे ऐसे, और एक नॉन गतिशील हो जाएंगे। ये गतिशील है, फ्लैजिला है, तो इसमें ये गतिहीन है ऊगेमस, ये ऊगेमस प्रकार का है। तो देखो इसमें संरचनाएं अलग अलग होती है ना, अलग अलग है ना, इसमें संरचना अलग अलग, इसमें संरचना अलग अलग होती है। जैसे दोनों ऐसे रहेंगे तो दोनों ऐसे ही रहेंगे, तो ऐसे रहती है। तो प्लाइनोस्पोर, हालांकि इन लोग क्या रहते हैं, प्लाइनोस्पोर वाले लोग ना बिना फ्लैजिला के ही रहते हैं, मतलब फ्लैजिला नहीं रहते उसमें है ना, फ्लैजिला वगैरह नहीं रहेंगे, तो ऐसे रहती है वो दोनों युग्मक। युग्मक के आधार पर इसका नाम दिया गया है ना, तो याद रख सकते हैं, यहाँ देख भी सकते हैं। तो लैंगिक जनन इसी प्रकार का होता है किसमें, फाइकोमैसिटिस में, निम्न कवक में, है ना। और आगे देखें एस्कोमैसिटिस को देखते हैं। एस्कोमैसिटिस के अंतर्गत एक कोशिकी जैसे ईस्ट, याद रखना भाई ईस्ट किसमें आती है पूछ सकते हैं ना, ईस्ट किसका मेंबर है पूछ सकते हैं, तो किसका मेंबर है, एस्कोमैसिटिस का मेंबर है। एक कोशिकी होते हैं है ना, कौन कौन से, सेक्रोमैसिस सेरेवेसी होती है वही बेकर ईस्ट, या बहुकोशिकी भी हो सकते हैं जैसे कि पेनिसिलियम। देखो कंपेरिजन किए हैं, पेनिसिलियम बहुकोशिकी होते हैं जबकि यीस्ट जो होता है एक कोशिकी होते हैं। माइसेलियम, देखो माइसेलियम इसका कैसे रहता है, शाखित रहता है, ब्रांच है और सेप्टम युक्त, तो सेप्टम प्रेजेंट होती है, जबकि उसमें फाइको में ए सेप्टम था, इसमें सेप्टम। अब बाकी लोग आगे के लोग सब सेप्टम वाले हैं, शाखित होंगे और सेप्टम वाले होंगे, उसी बस में नहीं रहता सेप्टम, ठीक है, ये बात याद रख लेना। ये मृतोपजीवी होते हैं। अब घटक भी होते हैं डिकम्पोजर्स, परजीवी के रूप में, या मल पर उगने वाले या गोबर पर उगने वाले भी होते हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। गोबर पर उगने वाले भी होते हैं कौन, एस्कोमैसिटिस, इसको कोशिका कवक या सैक फंजाई भी बोलते हैं, सैक फंजाई या थैली फंजाई बोलते हैं एस्कोमैसिटिस को, सैक फंजाई, सैक फंजाई है। ठीक है, डायग्राम देख सकते हैं, ईस्ट का डायग्राम तो हम जानते हैं, पहले से देख चुके हैं। उसके अलावा ये और भी है, यहाँ पर सेप्टेड हाइफी वगैरह प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप से दिखाई देते हैं। पेनिसिलियम इसी में आता है, एक कोश की ईस्ट होते हैं, बहु कोश की पेनिसिलियम वगैरह के बारे में यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसको मैसिटिस है, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन की तुलना करते हैं, हालांकि हम लोग लास्ट में फिर से तुलना करेंगे इसका, सबसे लास्ट में इसका पूरा है ना समरी है ना, तो उसको जानते हैं। अलैंगिक प्रजनन में बात करते हैं, कोनिडियोफोर नामक विशेष माइसिलियम पर बाह्य रूप से, बाह्य मतलब एक्सोजिनियसली, मतलब बाहर में ही उत्पन्न होते हैं, और है ना उत्पन्न कोनिडिया द्वारा होते हैं। कोनिडियोफोर नामक विशेष माइसिलियम पर बाह्य रूप से उत्पन्न कोनिडिया द्वारा क्या होती है, स्पोर बनते हैं। तो हम लोग देखें सी एस जेड, तो सी एस जेड में से सी, सी मतलब कोनिडिया, तो कोनिडिया किसमें होती है, एस्कोमैसिटिस में। कोनिडिया अंकुरित होकर माइसिलियम बनाते हैं, कोनिडिया है अंकुरित होकर माइसिलियम बनाते हैं, जैसे देख सकते हैं ये कोनिडियोफोर है, यानी कि ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडीज, मतलब फलन काय है। इसी फलन काय के ऊपर में क्या बनते हैं, कोनिडिया बनती है, और कोनिडिया ऐसे दिखाई देती है, ये कोनिडिया है, और कोनिडिया में ही क्या होते हैं, अंकुरण होगा, और कोनिडिया अंकुरित होकर फिर से क्या बनाती है, माइसेलियम बनाती है, माइसेलियम बनाती है कौन, ये कोनिडिया जो रहती है वही, ठीक है। तो कोनिडिया द्वारा होता है, जैसे पेनिसिलिन में कोनिडिया द्वारा क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखना सी एस जेड में से सी के द्वारा बस होती है। कोनिडिया जो है अलैंगिक बीजाणु है, और अलैंगिक बीजाणु किसमें होती है, एस्कोमैसिटिस में होती है, बात याद रख लेना। लास्ट में समरी को तो याद रखना ही है। उसके अलावा और भी देखें, अब लैंगिक प्रजनन के बारे में बात करते हैं, तो लैंगिक प्रजनन में इसमें बनती है एस्कोस्पोर, क्योंकि हम जानते हैं ए बी ओ को पढ़े, ए से एस्कोमैसिटिस, ए से प्लाइनो एस्कोस्पोर को याद रख लेना। एस्कोस्पोर जो होती है थैलियोनुमा स्काई होती है, थैलियोनुमा कवक बोलते हैं इसको, एक वचन में एस्कस बोलते हैं। अंतर जातीय रूप से दो बातें, एक अलैंगिक वाला, अलैंगिक वाला बाहरी रूप से उत्पन्न होता था,
जबकि लैंगिक वाला क्या कैसे होता है, एंडोजिनियसली। इसका लास्ट में एक टेबल है, टेबल से ही याद रख लेना है, अभी कंफ्यूजन होगा, लेकिन अभी पढ़ सके याद रख सके तो याद रख सकते हैं कि लैंगिक प्रजनन में अंतर जातीय रूप से क्या होती है, ये इसको स्पोर बनती है और एस्कस में थैलीनुमा संरचना में व्यवस्थित होती है। तो थैलीनुमा संरचना को हम लोग एस्कोकार्प या फ्लोटिंग बॉडीज बोलते हैं। तो देखो ये है ना, इसमें डाइकैरियोनिक फेज भी दिखाया गया है, डाइकैरियोनिक फेज या हाइफी बने हुए हैं, इसमें इसको स्पोर बनती इसी के अंदर में। तो ये जो होती है ये क्या होती है, एस्कोकार्प है, एस्कोकार्प या इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग बॉडीज, यही फ्लोटिंग बॉडीज है एस्कोकार्प। इसी के अंदर में क्या बनते हैं, एस्कोस्पोर, एस्कोकार्प, कार्प के अंदर में स्पोर्स, और अंदर में बनती है यहाँ पर स्पोर, इसीलिए क्या है भाई, एंडोजिनियसली है। और जबकि उसमें कोनिडिया वाले में क्या था, कोनिडिया में बाहर में ही बन रहे थे, देखो बाहर में ही बन रहे हैं स्पोर, तो एक्सोजिनियसली बनती है, जबकि इसमें एंडोजिनियसली बनती है सेक्सुअल स्पोर, जबकि वो वाला ए सेक्सुअल स्पोर था, ये सेक्सुअल स्पोर है, एंडोजिनियसली अंदर में बनती है। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल याद रखना है यहाँ पर, तो ऐसे याद रखना, ANM के टेबल ऐसी, NZ जैसी टेबल, मतलब जिसमें हम बैठते हैं, तो बैठने वाले टेबल यहाँ पर हमारे हैं, है ना, वहां पर ANM के टेबल ऐसी, NZ जैसी, न्यूट जोन जैसी, ऐसे याद रख लेना। ए से यहाँ पर याद रखेंगे हम लोग क्या, तो ए से हम लोग याद रखेंगे एस्कोमैसिटीज आती है, एस्कोमैसिटीज आती है इसमें, तो एस्कोमैसिटीज में कौन कौन आते हैं देखते हैं। एन से याद रखेंगे यहाँ पर न्यूरोस्पोरा, एम से याद रखेंगे मोरिल, टी से याद रखेंगे ट्रफल, है ना, ए से, और ए से हमारा एस्परजिलस हो जाएगा, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस, ठीक है, ऐसे न्यूरोस्पोरा, मोरिल, ट्रफल, और है ना उसके बाद में क्लेविसेप्स, के से क्या याद रखेंगे, क्लेवी सेप्स, क्लेविसेप्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में है ना कितने एग्जाम्पल है यहाँ पर हमारे पास में, ये पहला एग्जाम्पल, दूसरा ये एग्जाम्पल, तीसरा ये एग्जाम्पल है, चौथा ये एग्जाम्पल है, पांचवा एक एग्जाम्पल है। तो देखो 5 एग्जाम्पल है इसको मैसेटिस में, ठीक है। ए से शुरू होता है, ANM के टेबल ऐसी, NZ जैसे नर्सिंग होता है वैसे ANM GNM भी कोर्स होते हैं, ANM के टेबल ऐसी, NZ जैसी, ऐसे याद रखना। ए से याद रखना है यहाँ पर क्या, एस्परजिलस नाइगर है, ठीक है। एन से याद रखना न्यूरोस्पोरा है, एम से मोरिल, और के से याद रखना क्लेविसेप्स, और टी से याद रखना ट्रफल। और मोरिल और ट्रफल जो होते हैं ना सुस्वादु भोजन है, मतलब इसको सुस्वादु भोजन के रूप में यूज किया जाता है, इसको मोरिल एंड ट्रफल को, है ना, याद रखना। जबकि एस्परजिलस नाइगर जो होती है इससे सिट्रिक एसिड ऑब्टेन करते हैं एस्परजिलस नाइगर से, और न्यूरोस्पोरा का उपयोग करते हैं कल्चर मीडियम बनाने के लिए। तो इसको देखो देख सकते हैं हम लोग यहीं पर दिया भी है क्या, कि न्यूरोस्पोरा का उपयोग है ना जैविक, रासायनिक और आनुवंशिक कार्यों में किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, तो कल्चर मीडियम बनाने के टाइम में यूज किया जाता है, जेनेटिकल वर्क करने के लिए कल्चर मीडियम लेबोरेटरी लैब में बनाया जाता है इसी से, है ना, न्यूरोस्पोरा से। मॉरिल और ट्रफल जो होती है खाने योग्य, है ना, खाने योग्य क्या होते हैं, कवक होते हैं, इसको खाया जा सकते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में यूज करते हैं, जैसे मॉरिल और ट्रफल को देख सकते हैं हम लोग यहाँ से। एस्परजिलस जो नाइगर रहती है इसी से हम लोग सिट्रिक एसिड ऑब्टेन करते हैं, सिट्रिक एसिड। तो ये वाला एस्कोमैसिटीज के सदस्य लोग है ना काम के हैं, तो एनएम के टेबल ऐसे एनजेड जैसे से याद रख लेना है, तो ऐसे याद कर सकते हैं इसके एग्जाम्पल को, ठीक है। अगला है बेसिडोमाइसिटीज, ठीक है। इसमें मशरूम आते हैं भाई, ब्रैक्ट फंजाई, इसको हम लोग ब्रैक्ट फंजाई या पफबाल भी शामिल है, ब्रैक्ट फंजाई भी बोलते हैं इसी को, पफबाल। ये मिट्टी में, लकड़ियों में और पेड़ों के ठूठों पर और जीवित जीवों के तनों में परजीवी के रूप में रहते हैं, जीवित है तना इसीलिए वहां पर परजीवी, परजीवी में जब भी बोलते हैं मतलब वो जीवित रहता है भाई, सीधी सी बात याद रखना। जैसे कि कौन सा रस्ट रोग होती है वो, या स्मट रोग जो होते हैं उन लोग, है ना, परजीवी के रूप में होते हैं, मिट्टी में, लकड़ियों में और पेड़ों के ठूठों पर और जीवित पौधों के तनों में परजीवी के रूप में उगते हैं, जैसे कि रस्ट और स्मट। अब देखना इसका भी माइसेलियम कैसे होता है, शाखित भी होगा और सेप्टेड भी रहता है। शुरू वाला बस फाइकोमैसिटीज वाला बस क्या रहता है, शाखित रहता है लेकिन एसेप्टेड रहता है, जबकि ये वाले लोग है ना शाखित और सेप्टेड है, मतलब इसके माइसेलियम शाखा बनाए हुए हैं, और यहाँ पर देखो सेप्टम भी प्रेजेंट है, यहाँ पर ये बात याद रख लेना है हमें, ठीक है।
कुछ है मशरूम, ब्रेक्ट फंजाई ऐसी दिखाई देती है जो पेड़ के ठूठों में उगी हुई दिखाई देती है, इस टाइप की हम लोग देखे भी रहते हैं, है ना, ऐसे उगा हुआ देखे होंगे ना, ऐसे देखते रहते हैं। पफ बाल ऐसी दिखाई देती है, पफ बाल। ठीक है, तो याद रखना इन लोग क्या है, बेसिडोमाइसिटिस, है ना, बेसिडोमाइसिटिस को याद रखते हैं। देखें, अलैंगिक बीजाणु, ज्यादातर ना खेल बीजाणुओं का ही है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक बीजाणु आमतौर पर नहीं पाए जाते हैं ना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है याद रखना, बेसिडोमाइसिटिस में कोई प्रकार का एसेक्सुअल स्पोर नहीं है, लेकिन विखंडन द्वारा कायिक जनन होता है, बात याद रख लेना। टुकड़ों में तोड़ेंगे तो विखंडित हो जाते हैं, विखंडन द्वारा ही कायिक जनन होते हैं। इंपॉर्टेंट याद रखना कि कायिक जनन में विखंडन द्वारा किसमें रिप्रोडक्शन होता है पूछेंगे तो बेसिडोमाइसिटिस में, उसके एग्जाम्पल को देंगे। लैंगिक अंग अनुपस्थित होते हैं, लेकिन दो अलग अलग प्रकार के जीनोटाइप की कायिक या दैहिक कोशिकाओं के संलयन से प्लाज्मोकेमी होती है, परिणामी संरचना डाइकैरियोनिक बन जाती है। तो हम जानते हैं एस्कोमैसिटिस बेसिडोमैसिटिस इन दोनों में क्या होती है, डाइकैरियोनिक फेज आती है। इससे क्या बन जाते हैं, बेसिडियम बन जाते हैं, बेसिडियम बन जाते हैं, उनके ही जुड़ने से बेसिडियम बन जाती है। तो ये बात याद रखना, दो अलग अलग जुड़ेंगे, दो के जुड़ने से बेसिडियम बन जाती है, यहाँ पर बेसिडियम। लैंगिक अंग वगैरह तो अनुपस्थित है इसमें। ठीक है, तो आगे देखें, बेसिडियम में कैरियोकेमी अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, जिससे बाह्य रूप से 4 बेसिडियो स्पोर उत्पन्न होते हैं। अब देखो, सेक्सुअल स्पोर वगैरह तो यहाँ पर लैंगिक अंग तो नहीं है, लेकिन सेक्सुअल स्पोर बनेंगे। ए सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट है ना, याद रखना, लेकिन सेक्सुअल स्पोर है इसमें। वो है कौन सा, तो बेसिडियम के ऊपर में बेसिडियो स्पोर बनेंगे, बेसिडियो स्पोर। और यही बेसिडियो स्पोर जो होती है क्या होती है, सेक्सुअल स्पोर है। किसकी, ये बेसिडोमाइसिटिस की, क्योंकि हम जानते हैं ए बी ओ से याद किए थे, है ना, ए बी ओ से याद किए क्या, एस्को स्पोर, बेसिडियो स्पोर, और वो स्पोर जो होती है लैंगिक बीजाणु होती है। तो बेसिडियोमाइसिटिस में लैंगिक बीजाणु जो पाई जा रही है, बेसिडियो स्पोर होती है, जो बेसिडियम के अंदर में बनती है। तो जिसको बाह्य रूप से बनती है, देखो बाहर से बनती है, मतलब एक्सोजिनियसली होती है। तो बेसिडिया बेसियो कार्प फलन कायों में व्यवस्थित होती है, फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर में बनती है। तो बेसिडिया, बेसिडियो कार्प, बेसिडिया का मतलब जिस पर वो स्पोर बने हुए रहते हैं। और कैसे बनती, बाह्य, बाह्य मतलब एक्सोजिनियसली, देखो ये बाहर में बनी हुई है, एक्सोजिनियसली है। तो ये बात भी हमें याद रखना। ठीक है, इसके एग्जांपल है एगेरिकस बिस्पोरस, है ना, इसको याद रखना। स्मट है, ऑस्ट्रेलिगो और पक्सिनिया होता है, एबीओपीपी से याद रख लेना, एबीओपीपी से याद रख लेना है इसको। ए का मतलब एगेरिकस है यहाँ पर। एगेरिकस बिस्पोरस जो होती है वही खाद्य मशरूम होती है, एगेरिकस बिस्पोरस, है ना। बी से याद रख लेना, बेसिडियो स्पोर है, ठीक है। ओ से ऑस्ट्रेलिगो, पी से पक्सिनिया, ठीक है। और इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, पफ बाल, यहाँ से याद रखना, पफ, पफ बाल, ठीक है। ये बेसिडियस का नाम नहीं, बी से मतलब होता है ब्रेक्ट फंजाई, ब्रेक्ट फंजाई, एबीओपीपी से याद रख लेना। एबीओपीपी मतलब एगेरिकस बिस्पोरस, ब्रेक्ट फंजाई, ऑस्ट्रेलिगो, पफ बाल और पक्सिनिया, ये 5 क्या होते हैं यहाँ पर एग्जांपल होते हैं बेसिडियो स्पोर के। तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। अगला है ड्यूटेरोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस को फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं, है ना। देखो यहाँ पर इसे आमतौर पर अपूर्ण कवक, अपूर्ण कवक मतलब फंजाई तो है, बस क्या है ये, इम्परफेक्टाई है, मतलब इम्परफेक्ट फंजाई है। क्यों, क्योंकि ना एसर्शन रीजन क्वेश्चन पूछेंगे, ड्यूटेरोमाइसिटिस इज आल्सो कॉल्ड फंजाई इम्परफेक्टाई बिकॉज ऑफ इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होती है, सेक्सुअल स्टेज नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होती, यही कारण है। ठीक है, इन्हें आमतौर पर अपूर्ण कवक कहा जाता है, क्योंकि इनके केवल अलैंगिक और कायिक अवस्था ही प्राप्त है ना। पूर्ण रूप से लैंगिक वाली चरण की जब खोज हो जाती है ना, तब उसको एस्कोमाइसिटिस या बेसिडियोमाइसिटिस में रख देंगे। फिलहाल ड्यूटेरोमाइसिटिस में रहने देना है उसको। यह भी संभव है कि अलैंगिक और कायिक चरण को एक नाम देकर ड्यूटेरोमाइसिटिस के अंतर्गत रखा गया हो, और लैंगिक चरण को दूसरा नाम देकर किसी अन्य वर्ग में रखा गया हो। जब इन संबंधों की पुष्टि हुई तो कवकों की सही पहचान की गई, उन्हें ड्यूटेरोमाइसिटिस से अलग कर दिया गया। मतलब इसमें रख दिए थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो ड्यूटेरोमाइसिटिस में रहेगा, लेकिन जैसे पता चल जाती है तो एस्कोमाइसिटिस या बेसिडोमाइसिटिस में रख देते हैं। ठीक है, तो देखना इसमें ड्यूटेरोमाइसिटिस केवल कौन सी बीजाणु पैदा करते हैं, तो अलैंगिक बीजाणु पैदा करते हैं, और उसमें कौन सी, इसके द्वारा, कोनिडिया द्वारा। तो हम जानते हैं CSZ ही तो क्या होती है, अलैंगिक वाली CSZ है। तो अलैंगिक में भी ड्यूटेरोमाइसिटिस में कौन सी वाली है, कोनिडिया द्वारा प्रजनन करते हैं।
माइसेलियम देखो यहाँ पर क्या होती है, सेप्टम रहेगी और शाखित, सब में रहती है, वही बताया। सिर्फ एक बस को याद रखना फाइको को, उसके अलावा इधर एस्को, बेसिडो और ड्यूटेरो में सब में सेप्टम और शाखित होगी। कुछ मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं, अधिकांशतः क्या होते हैं, अपघटक होते हैं। बहुत सारे लोग अपघटक हैं, और अब जब अपघटक है तो बताओ खनिज चक्रण में इन लोग क्या करते हैं, अपना हेल्प करेंगे, खनिजों को क्या करेंगे, वापस से रिसाइकलिंग करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल याद रख लेना, एक थी डायन से याद रख लेना, एक थी डायन, ठीक है, एक थी डायन, ये सब मूवी का नाम है। एक थी डायन मतलब एक का मतलब होता है क्या, अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया है ये। सी से कोलियोट्राइकम, के से भी आ सकते हैं कोलियोट्राइकम, और टी से क्या है, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा, पॉलीस्पोरम, साइक्लोस्पोर, इन्हें निकाला जाता है इसी से, साइक्लोस्पोर इन्हें जानते होंगे, है ना, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकाला जाता है, फंजाई है ये ट्राइकोडर्मा। तो ये सभी किस में आते हैं, ड्यूटेरोमाइसीट्स के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया ये पूरा क्लास, है ना, हम लोग यहाँ तक पढ़े। लेकिन ये जो है ना सबका समराइज है, उसको भी हम लोग देखते हैं कि देखो एक्सोजीनियसली और एंडोजीनियसली का मीनिंग क्या है। तो देखें, एक्सोजीनियसली मतलब क्या होंगे, बाह्य रूप से निकलेंगे, स्पोर्स जो बनेंगे बाह्य रूप से बनेंगे। तो किसमें बनती है, तो बेसिडियो स्पोर और कोनिडियो स्पोर जो रहती है बाह्य बनती है। कैसे, सेक्सुअल स्पोर ऑफ द बेसिडियोमाइसिटिस, तो बेसिडियोमाइसिटिस के से जो सेक्सुअल स्पोर बनती है, बेसिडियो स्पोर, है ना, वो कैसे बनती है, एक्सोजीनियसली। हम क्या पढ़े हैं, एसेक्सुअल स्पोर और सेक्सुअल स्पोर पढ़े हैं। अब ये उत्पन्न कैसे होती है उसके आधार पर ही है। एसेक्सुअल स्पोर में CBZ पढ़े हैं हम लोग, CSZ पढ़े हैं, CSZ, जबकि इसमें क्या पढ़े हैं, ABO पढ़े हैं, ठीक है। अब ये उत्पन्न कैसे होती है उसके आधार पर ही ये डायग्राम मतलब ये दिया गया है। तो सेक्सुअल स्पोर ऑफ बेसिडियोमाइसिटिस जो है बेसिडियो स्पोर, तो सेक्सुअल स्पोर बेसिडियोमाइसिटिस, है ना, सेक्सुअल स्पोर में बेसिडियोमाइसिटिस एक्सोजेनियसली मतलब बाह्य रूप से उत्पन्न होती है, बाहर में। दूसरा कोनिडियो स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर ऑफ एस्कोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस, एसेक्सुअल स्पोर एंड, है ना, कौन सा, एसेक्सुअल स्पोर ऑफ एस्कोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस, ये भी क्या होती है, एक्सोजीनियसली होती है ना। तो एक्सोजीनियसली होती है तो कैसे होती है, कोनिडियो स्पोर में, मतलब कोनिडियो स्पोर बनती है तो कोनिडिया में होती है कोनिडियो स्पोर। तो देखो ये एसेक्सुअल स्पोर हो गया कि नहीं हो गया, सी वाला, तो ये क्या है, एसेक्सुअल स्पोर है, जबकि ये वाली क्या है, सेक्सुअल स्पोर है। देखो यहाँ से सेक्सुअल स्पोर, इसीलिए तो इन दोनों को याद रखना है ना, इन दोनों को, तभी तो हम बता पाएंगे। तो एक्सोजीनियसली इसमें बेसिडियो स्पोर, बेसिडियोमाइसिटिस में सेक्सुअल स्पोर जो बनती है एक्सोजीनियसली बनती है और बेसिडियो स्पोर बनती है, जबकि एसेक्सुअल स्पोर एस्कोमाइसिटिस ड्यूटेरोमाइसिटिस में कोनिडियो स्पोर बनती है। बाकी सब लोग बनते हैं एंडोजीनियसली, चाहे वो जू स्पोर हो, प्लाइनो स्पोर है, स्को स्पोर हो, स्पोरेंजियो स्पोर हो, ये सब लोग, चाहे मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, है ना, फाइकोमैसिटिस का, या नॉन मोटाइल सेक्सुअल स्पोर्स हो फाइकोमैसिटिस का, या सेक्सुअल स्पोर हो स्कोमैसिटिस के, या एसेक्सुअल स्पोर हो स्पोरेंजियम के अंदर में, तो सब लोग क्या होते हैं, एंडोजीनियसली होते हैं। एक्सोजीनियसली का दो ही लोग याद रखना है, दो ही चीजों को, कि क्या, कि बेसिडियोमाइसिटिस का एसेक्सुअल स्पोर जो है वो, एसेक्सुअल स्पोर मतलब ये सेक्सुअल स्पोर है, बेसिडियोमाइसिटिस का क्या, सेक्सुअल स्पोर जो होती है वो एक्सोजीनियसली बनती है, और एस्कोमैसिटिस ड्यूटेरोमाइसिटिस का एस्को स्पोर जो होती है, एसेक्सुअल स्पोर, वो कोनिडियो स्पोर जो होती है वो भी एक्सोजीनियसली बनती है, बाकी सब लोग एंडोजीनियसली है। बाकी को जो हम पढ़े उसी का समरी है ये दोनों बस को याद रखना, बाकी सब लोग क्या है, चाहे कोई भी दे दे, हाइकोमैसिटिस का दे दे या एस्कोमैसिटिस किसी का भी दे दे, चाहे वो एसेक्सुअल दे दे या सेक्सुअल दे दे, कुछ भी दे दे, एंडोजीनियसली ही है वो। अब इसको और समझना है तो कैसे, तो एक फ्लो चार्ट हमें पढ़ना पड़ता है ना। तो देखें यहाँ से फंगल क्लासेस में बेसिडियोमाइसिटिस में बेसिडियो स्पोर जो बनी है, तो बेसिडियो स्पोर है क्या, सेक्सुअल स्पोर है, प्रोड्यूस बाय एक्सोजीनियसली, वही बात को बताया है। दूसरा एस्कोमाइसिटिस में, एस्को में, है ना, सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली, एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस एक्सोजीनियस। देखो इस वाले बात को मैं बताया हूँ, इस वाले बात को बताया कहाँ पर, यहाँ पर देखो, एसेक्सुअल स्पोर ऑफ एस्कोमैसिटिस ड्यूटेरोमाइसिटिस कोनिडियो स्पोर में बनती है, तो वही एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली, एक्सोजीनियसली इसको बस याद रखना है कोनिडियो स्पोर को। बाकी इन लोग क्या होंगे, एंडोजीनियसली होंगे, सब एंडोजीनियसली होते हैं, पूरे सब एंडोजीनियसली होती है। ड्यूटेरोमाइसिटिस में देखो कोनिडियो स्पोर जब भी आता है, फिर भी कोनिडियो स्पोर यहाँ पर भी आया,
यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली, यहाँ पर भी एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली। जब भी ऐसा कोनिडियो स्पोर आएगा, चाहे वो कोई भी क्लास के रहेंगे, चाहे ड्यूटेरोमाइसिटिस हो, स्पोमाइसिटिस, सब में एक्सोस्पोर ही डेवलपमेंट होता है इसका। और यहाँ पर क्या है, एंडोजिनसली है। एंडोजिनसली में भी एसेक्सुअल स्पोर दो टाइप के बनते हैं, है ना, एक जू स्पोर बनता है, एक एप्लाइनो स्पोर। देखो भाई, हम पढ़े क्या, CSZ पढ़े थे ए सेक्सुअल स्पोर को, और सेक्सुअल स्पोर को हम पढ़े हैं क्या, ABO। तो जो ए सेक्सुअल स्पोर में जो बनती है, ये जू स्पोर जो बनती है ना, जू स्पोर, वो क्या होती है पता है, मोटाइल। और एक और होता है एप्लाइनो स्पोर, ये भी ए सेक्सुअल स्पोर ही होते हैं, लेकिन इन लोग क्या होते हैं, नॉन मोटाइल। तो यहाँ पर याद रखना, इसका मतलब होता है एस्को स्पोर है ये, जबकि इसका मतलब होता है एप्लाइनो स्पोर। ये बात याद रख लेना है, ठीक है। तो इसी हिसाब से इसका पूरा टेबल ना यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, है ना, हाँ, यहाँ से हम लोग पूरा बात को हम लोग जाने कि कौन लोग एक्सोजिनसली होता है, कौन एंडोजिनसली होता है। तो हमें सिर्फ ना ये दो लोगों को याद रखना है कि सेक्सुअल स्पोर जो बेसिडियोमाइसिटिस में बनती है, उसका ओरिजिन एक्सोजिनसली होता है, और एसेक्सुअल स्पोर एस्कोमैसिटिस ड्यूटेरोमैसिटिस दोनों में जो बनते हैं, वो भी कोनिडियोस्पोर में होता है। और यही बात को यहाँ पर बता दिया, एक्सोजिनसली यहाँ पर और एक्सोजिनसली यहाँ पर, इन दोनों लोग ही क्या है, एक्सोजिनसली है, बाकी सब लोग एंडोजिनसली, मतलब एक अंदर में बनेंगे, एक बाहर में बनेंगे। जो बाहर में बनेगा एक्सोजिनसली, अंदर में बनेगा एंडोजिनसली वाले हैं। मतलब फ्रूटिंग बॉडीज जो होती है, ये इसके ऊपर में ऐसे ऐसे फले रहेंगे, तो ये क्या है, एक्सोजिनसली है। और जब फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर में ही ऐसे आएंगे, तो ये क्या है, एंडो है, और ये क्या है, एक्सो। तो स्पोर बनने की क्रिया है ये, एक कुछ जो रहती बाहर से बनती है, कुछ जो रहती है अंदर से बनती है, ठीक है। क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, हमें याद रख लेना, ए सेक्सुअल स्पोर का याद रख लेना, कहाँ कहाँ, एस्कोमैसिटिस और ड्यूटेरोमैसिटिस में, एस एस्कोमैसिटिस ड्यूटेरोमैसिटिस में क्या होती है, एक्सोजिनसली उत्पन्न होती है। बाकी सेक्सुअल स्पोर जो बनते हैं, किसमें बनती है, तो बनती है बेसिडियोमैसिटिस में। तो कैसे बनती है, वो भी एक्सो वाला बनती है। तो हमें याद रख लेना, इसमें सेक्सुअल स्पोर है बेसिडियोमैसिटिस का, एक्सोजिनसली उत्पन्न होती है, जबकि एसेक्सुअल स्पोर जो बनते हैं एस्कोमैसिटिस और ड्यूटेरोमैसिटिस में बनती है, वो एक्सोजिनसली होती है। बाकी कुछ किसी को याद नहीं रखना है, चाहे कुछ भी हो। समझ आया कि नहीं आया, तो ऐसे याद रखना है। तो ये फंजाई है, पूरा फंजाई यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगले क्लास में हम लोग, है ना, पढ़ेंगे वायरस, पीरियड्स, प्रियॉन्स, लाइकेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत नहीं रखा गया है। और इन सब का यदि क्लास देखें तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, निर्जन KWD को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। थैंक यू।